नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज NIRKB और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामियार जी के पास। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहां पर हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय और जय हिंद। सो प्रदीप जी, Marathi Pride March at Mira Road, and the MNS wants to know why were some of their people detained. मतलब लोगों को आने क्यों नहीं दिया आपने? आपने डिटेन क्यों किया, वगैरह वगैरह वगैरह. So this is in retaliation to the Traders March, which was held in protest against a couple of traders having been slapped by MNS workers for not being able to speak Marathi or refusing to speak Marathi, one of the two. अब महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाले कहते हैं कि अगर वो बड़े प्यार से जवाब देते कि भाई हम लोग सीख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, तो कुछ नहीं होता। लेकिन उन्होंने आगे कहा कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलते हैं, नहीं बोलेंगे, तो इसकी वजह से कुछ हुआ। उसके बाद जो जिस प्रकार से MNS लीडर्स को डिटेन किया गया, अविनाश जाधव was detained at 3 o'clock in the morning from his residence, picked up, brought to the police station, later released, but they tried to scuttle the morcha. बहुत सारे सीनियर लीडर्स को अरेस्ट किया गया and they never allowed them to go proper route. उनको दूसरा रूट दिया गया, बोला इस रूट से आप जाइए, इस रूट से आप नहीं जाएंगे, and probably they wanted to avoid that traders area जहाँ पर मारपीट हुआ था. But whatever, police did act in a big way against the MNS workers, MNS activists. They are crime bias because उनका कहना है कि ये सख्ती आपने ट्रेडर्स मार्च में नहीं दिखाया जी। Police never acted against the traders march, but police says we have registered the required FIR and proceedings are on. But then one thing is there that police did act against we can see our old friend Nitin Sardesai right there. Yes, of the MNS, and along with him, who's that young man there? I think that's Avinash. That is Avinash Jadhav. अविनाश जाधव। तो उनको 3 बजे उठा लिया गया था। Yes. जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आप इस तरीके से अगर सख्ती बरतेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ, या तो आप भाई पार्टी को बैन कर दीजिए, देन इट्स अ डिफरेंट थिंग। आप इस तरीके से अगर सख्ती बरतेंगे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ, यू आर ओनली मेकिंग देम स्ट्रॉन्गर। दैट इज माय ओपिनियन। अब उन्होंने वहाँ पे मार्च करी है, होने दीजिए, बस हो गया खत्म। मतलब क्या है उसमें, और उसमें क्या करना है? इस तरीके से इसको बढ़ावा दे करके, और हिंदी बेल्ट की जितनी भी चैनल्स हैं, अगर आप देखें हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो बार बार जिस प्रकार राज ठाकरे को और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अटैक कर रही है, यू आर एनकरेजिंग देम टू डू मच मोर बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। दैट वाज द स्ट्रेटजी कि भाई कि जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, हिंदी बेल्ट वाले जितने भी चैनल हैं, आप सब लोग जानते हैं कौन से चैनल हैं वो सब लोग इस प्रकार अटैक कर रहे हैं, तो लिहाजा दे विल, आई मीन दीज गाइज विल रिटेलिएट। There was some kind of provocative statement from this side also. KDA which we always say, क्या जरूरत है? You won't speak Marathi, वहाँ तक बोलना ठीक है, मुझे मराठी नहीं सीखने में तकलीफ हो रहा है, that is acceptable. But क्या उखाड़ लेगा? And tag it to Raj Thakre ji. That is provocation. And that actor Nirhua जो पहले, I think he was a member of parliament also if I'm not mistaken, or was he a candidate, याद नहीं है मेरे को, लेकिन वो कुछ पॉलिटिक्स में भी थे जहाँ तक मेरा ख्याल है। वो कहते हैं कि मैं यहीं मुंबई में हूँ, मुझे बाहर निकाल के दिखा, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरीके की अगर आप भाषा का प्रयोग करेंगे तो सामने से रिटेलिएशन तो होगा ही। देन एवरीबडी विल फॉरगेट व्हाट स्टार्टेड इट। लेट्स बी वेरी क्लियर, एक बार जब कोई मोर्चा शुरू होता है, एक बार जब वायलेंस कहीं से होती है, कोई हिंसात्मक गतिविधि होती है, उसके हिंसा के बदले में और हिंसा होती है, तो फिर उसके बाद हिंसा का कारण क्या है हर एक कोई भूल जाता है। सीधी बात है। That's what happened. निशिकांत दुबे। अब ये क्या मतलब हुआ? निशिकांत दुबे पटक के मारेंगे। आप बाहर निकले, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में आइए, यूपी में आइए, बिहार में आइए, पटक के मारेंगे। अब प्रदीप जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ, चलिए ठीक है, लाइक NDTV, आज तक, नव भारत टाइम्स, मतलब नव भारत नाउ और टाइम्स नाउ, और वो क्या है, वो TV9 भारत वगैरह वगैरह जिस प्रकार अटैक कर रहे हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को, इन हजरत को लेके किसी ने कुछ कहा नहीं है क्या कि इनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए? ये भाई साहब जो हैं ये कह रहे हैं कि पटक के मारेंगे। मतलब क्या है? मतलब आपको अलाउड है? निशिकांत दुबे बोल सकता है कि महाराष्ट्र के बाहर आओ, हम पटक के मारेंगे? क्या मतलब हुआ ये? आई मीन
आज उन्होंने उद्धव जी के लिस्ट भी निकाले, ये प्रॉपर्टीज है, नालासोपारा में 4 फ्लैट है, यहाँ पर वो है, तो पूरे छोटा सा लिस्ट निकाल के बोल रहे हैं कि पैसे कहाँ से आए। आई मीन एक हो गया, आप फिर प्रोवोकेशन है, पटक पटक के मारेंगे, आप दूसरा लिस्ट लेके आप फिर चैलेंज कर रहे हो कि पैसे कहाँ से आए, फिर तीसरे आप बात कर रहे हो कि महाराष्ट्र में पैसे ही नहीं And I don't think Uddhav Thackeray is going to be very happy about it. Not because the list is out, but also because look at the properties which have been shown. अरे शर्म नहीं आती है क्या यार? अरे वो उद्धव ठाकरे भाई, मुंबई का मालिक है वो यार। आप क्या नाला सोपारा में 4 फ्लैट दिखा रहे हो और किस जगह पे 2 फ्लैट दिखा रहे हो, मतलब क्या है यार? अरे क्या कर रहे हो यार? He'll sue him for defamation. He will sue him for defamation. This is defamatory content. अरे भाई देखो, मेरे मजाक उड़ा रहे हो कि नारीवन पॉइंट की मेरी 4 बिल्डिंग का क्या हुआ, और मलाबार हिल में मेरे फ्लैट का क्या हुआ, और बंगले का क्या वो हुआ, छोड़ उसका के क्या आप हुआ? बोले नालासोपारा में 4 फ्लैट है। नाला सोपारा में 4 फ्लैट, वो भी उद्धव ठाकरे के। अरे यार शर्म नहीं आती तुमको क्या? नहीं, क्या बोल रहे हैं? शायद डिफेमेशन नोटिस उनका जा रहा है। जाना चाहिए कि भैया ये मेरी प्रॉपर्टीज है, मैंने मेरे इनकम टैक्स रिटर्न ये हैं, ये देख लीजिए। एक्चुअली स्पीकिंग, he doesn't even need to do that. All he needs to do is to go on the election commission website and he'll be able to see कि क्या है क्या नहीं है, किसकी प्रॉपर्टी क्या है क्या नहीं है, वो वहाँ पे सबको दिख जाएगा। आई थिंक वी गॉट आवर ओल्ड फ्रेंड डॉक्टर अली दारूवाला विद अस। Sorry, I have called him a doctor, but actually I think very He's soon more than a doctor. very soon he will be a PhD. Daruwala साहब नमस्कार, how are you sir? He's a Good boxer. evening, Rajiv sir. Good evening, Pradeep sir. Oh, look at that! Look at that mustard yellow T-shirt. Wow, lovely. Always Look at when that. I see him, you know, he looks like a boxer, like somebody like he's going to hit the hell out of him. So दारूवाला साहब, what is going on here? निशिकांत दुबे बोलते हैं कि पटक पटक के मारेंगे, और फिर वो निरुआ बोलता है कि मैं मराठी नहीं बोलूंगा, बाहर निकाल के दिखा मुझे। केडिया साहब पता नहीं क्या उल्टा सीधा बोलते हैं। अरे भाई जो हो गया अब हो गया, उस पर आप मतलब मुझे लगता है जैसे देवेंद्र फडणवीस साहब ने कहा यार शांति रखो, क्या कर रहे हो, स्टेट की ऐसी की तैसी क्यों कर रहे हो? दारूवाला साहब, डोंट यू थिंक इट्स टाइम नाउ टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर? व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? दारूवाला साहब प्लीज बोलिए। Exactly, Rajiv sir. Firstly, what Nishikant Dubeji said, his India Alliance, which he's part of, they have distanced themselves. He said it's not the party ki vichardhara; it is his personal remark. That goes with Nishikant Dubeji. But overall, the sentiment of the North Indians all over the country who have been traveling, have been meeting a lot of people, and they are very upset. They said some 10-15 years back, again with the bakery walas, what have now Nirman done. And I am talking to a lot of people, the North Indians, they are so apprehensive as this should not escalate. Nevertheless, Rajiv sir, Pradeep sir, we should understand the 60-70% population of Biharis from Maharashtra already gone. They are not there. There are some 30-40% who have not yet gone. वो अपनी मजबूरी से यहाँ पर काम कर रहे, रोजी रोटी रोजगार कर रहे, उनके ऊपर ये अटैक करना, though it's not a very widespread thing that has happened. There was some like very few, like 2-3 incidents that happened, and that was blown out of proportion, and it went viral because of the social media, the OTT platform awareness, and to add to the misery, what that Rahil Khan did the day before yesterday was also not called for. But what I want to tell over here through your prestigious platform, Rajiv sir, Pradeep sir, क्या ये महाराष्ट्र का जो निर्माण हुआ है ना सर, ये जो नया महाराष्ट्र, जो नव महाराष्ट्र जो बना है ना सर, ये बिहार, यूपी, नॉर्थ इंडियन के खून से सींच के ये माटी को आज महाराष्ट्र को महा बनाया है। ये महा ऐसे ही नहीं बना है। हमारे तो महाराष्ट्र लोग थे, मराठी मानुष थे, उसके साथ में ये जमीन के अंदर, बॉम्बे के अंदर आज जो प्रोटेस्ट ये दुकानदारों ने किया ना सर, ये प्रोटेस्ट इसने किया है क्योंकि वो अपने आप को बॉम्बे का एक अंग समझते। उन्हें ऐसा नहीं लगता कि वो एलियनेटेड है, वो महाराष्ट्र का अंग नहीं है। उन्होंने ये जो निर्माण किया और जो बहादुरी से, राजीव सर, फॉरगेट पॉलिटिक्स, द वे दैट शॉपकीपर स्टूड इन स्पाइट ऑफ दिस हूलिगन्स स्लैपिंग हिम, ही स्टूड हिज ग्राउंड, ही डिड नॉट फोल्ड हिज हैंड, ही डिड नॉट, झुका नहीं। वो प्रभु श्री राम चरित्र का वो रामायण के अंदर जो लिखा है ना, क्या आपने यहाँ पे डट के रहना है और सत्य की बाजू लेके रहना है। वो बोले नहीं मुझे मराठी नहीं आती, मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो उसने झूठ बात नहीं किया, हो मला मराठी येती, मैं मराठी मध्ये बोलल। तो सर आपने एक हिंदुओं के ऊपर प्रहार किया है सर। एक जो है ना भगवान श्री राम को मानने वाला एक हिंदू मानो, एक हिंदी जो बोलता है ना सर, एक हिंदू है सर, आपने एक हिंदू के ऊपर हाथ उठाया। और यहाँ पे निशिकांत दुबे जी ने और संजय निरूपम जी ने कहा
क्या आप जाइए ना, आप जाइए कोई उर्दू बात करने वाले पे आप जाके कोई मुस्लिम कॉन्सेंट्रेटेड एरिया में जाके ये प्रयोग करके बताइए ना। तो आपको अगर इतनी मराठी से इतना लगाव है दारूवाला तो साहब, भारतीय जनता पार्टी के जैसा काम करिए ना। दारूवाला अभी साहब, से भाषा का दर्जा निशिकांत दिया। दुबे, आपने निशिकांत दुबे जी का नाम लिया। निशिकांत दुबे जी बाकी चीज बोले, मगर पटक पटक के मारूंगा ये बोलने की जरूरत है। इज इट नॉट अ प्रोवोकेशन? आप बाहर निकलिए देश के, वो अमिताभ बच्चन का कोई पिक्चर में डायलॉग जिस प्रकार से, I will just discuss. See, I am telling you in my opening statement as a BJP spokesperson, उठा के पटक के मारम कुटी ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार और शासन में रहने तक हम लोग ये किसी को करने नहीं देंगे। ये प्रदेश में कोई भी कायदा सुव्यवस्था को हाथ में नहीं ले सकता। आपने देखा आज क्या हुआ, ट्रक भर भर के, मैंने कहा था राजू सर आपको जी। ये चैनल पे, आप मुझे वापस सवाल पूछिए, अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? सारे के सारे लोग पकड़े गए, गाड़ी में भरे गए, पुलिस के वैन में लेकर गए, और यहाँ पर अंत नहीं है। खैर उन्होंने कोई मर्डर नहीं किया, उनको लिया के फांसी पे नहीं लगाना है, उनके ऊपर जो भी रेलेवेंट चार्जेस है भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से वो चार्जेस लगाए जाएंगे, उन्हें शायद चौकी के अंदर बेल भी मिलेगा, मगर शासन का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। एक्सेस, आज आप दारूवाला साहब, देखिए एक्सेस, क्या वो वी जाति। वर्क के ऊपर जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे ना प्रदीप सर, पुलिस जी। ने कैसे उठा उठा के लेके गया उनको। पर ये जाति हो गया। दारूवाला साहब, 3 बजे अविनाश यादव को घर से उठा लिया। 3 बजे अविनाश यादव एमएनएस के लीडर को घर से उठा दिया। आपने ट्रेडर्स को अलाउ कर दिया जुलूस निकालने के लिए, आप एमएनएस को रोक दिया। सब लीडर्स को सवेरे सवेरे घर से उठा के पुलिस स्टेशन लेके आए, बोले रूट चेंज करो, आप इस रूट से नहीं जा सकते, अलग रूट ले लो। तो कभी क्या एक्सेसेस नहीं है? इज इट नॉट एक्सेसेस दारूवाला साहब? नहीं, it is not a question of access. It shouldn't be a very escalating issue. शॉपकीपर्स ने एडवांस में परमिशन लिया था, उनको परमिशन दिया, ये नी जर्क रिएक्शन करके वो प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करने के लिए दूसरा निकाला था। तो सर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सी यू आर अ वेरी लर्नेड लॉयर प्रदीप सर, मैं आपके काम को अच्छे से फॉलो करता हूँ। डोंट यू थिंक इट कुड हैव बीन अवॉइडेड? दिस क्लैश, सामने दो प्रोटेस्टिंग लोगों ने आना इज अनवारंटेड, शुडंट बी डन। डोंट यू थिंक सर प्रदीप सर कि आप आपका रूट चेंज करिए, अगर ये यहाँ पे ट्रेडर्स ये रास्ते से आ रहे तो आप वो रास्ते से जाइए। तो इट इज बेसिक सेंस दैट प्रिवेल्स। But what overall I'll tell you, all this is happening is only and only keeping the Bombay election in mind. But over here, one point, Rajiv sir, Pradeep sir, we all have missed. On that Vijay Diwas rally और ये दो भाइयों का यूनियन, इसके ऊपर उद्धव जी बोले हैं, राज जी इतना खुल के अलायंस के बारे में, इलेक्शन की स्ट्रैटेजी के बारे में, वो बोले हम बगू सांगू काय होतो पूरा बगू या, मीन्स इन मराठी what is that trying to say? That he is playing a safeguarded note. He is on a foot where he is very very safeguarded. So over here, always said that at the end of the day, Uddhav ji ko we all know. I mean, I don't want to take any names over here. Who misguided him? Who got him out of the Saffron Alliance and finished his career? But Raji is very, very clever. He is doing every move that is weighted, measured, and with due course of time, keeping in mind the alliance, keeping in mind that where the party comes from, the Saffron Alliance, what happened at Babri Masjid, what happened with Ram Mandir का निर्माण, over here ये सब सोच समझ के वो उनका अनाउंसमेंट करेंगे। Nevertheless, वो मेरी पार्टी में, उसके ऊपर मैंने ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। लेकिन अली दारूवाला साहब, which is fine. I don't disagree with you over there. Everybody saw that. Till today, even now, Raj Thackeray साहब is not kind of committed himself to an alliance with the Shiv Not Sena. committed, yeah. He is not. लेकिन सर इसमें फायदा किसका हो रहा है, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि आप जितनी भी हिंदी बेल्ट की जितनी भी चैनल्स है ना, मेन स्ट्रीम चैनल जितनी भी हैं, आप देखें दिल्ली की, नोएडा की, स्पेशली ऑल द नोएडा चैनल्स, वो सब के सब इस तरीके से इतना प्रोवोक कर रहे हैं, जान जान के राज ठाकरे जी के खिलाफ बोलना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के खिलाफ बोलना। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो वो क्या बोलते हैं, वो WWF चल रहा है। तो मतलब वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, फ्रॉम हियर द एमएनएस गाइज गो, दे slap a few people, make the video themselves and make the video viral themselves, and then that video is used by all these Hindi channels in Delhi and in Noida to create a problem here. Now my point is, what's going on here, Daruwala sahab? What is the real story according to you?
आई डोंट थिंक इट कुड ओनली बी द बीएमसी इलेक्शन। बीएमसी इलेक्शन तो कहां सर, दिसंबर जनवरी में होने वाले हैं। अभी अभी बीएमसी इलेक्शन को लेकर के मतलब क्या हुआ? अगर ये मान लीजिए अक्टूबर में होता तो मैं मान सकता था, लेकिन अभी करने का तो कोई मतलब नहीं बनता ना सर। Darwala sir. Thank God, Rajiv sir, you're using guarded words. Pradeep sir, what the message? Are you trying to provoke? Are you trying to set a narrative for tomorrow or maybe in Maharashtra? Is this doctored, as is this administered, or is this provoked in the sense to like हमने कुछ किया इसमें, क्या हमारा कुछ लेना देना है? सर, ये जो हुआ हम सब ने देखा, वो क्यों हुआ? वो एक सिंपल विषय को लेकर यहाँ बात निकली थी। मैंने आपको कहा था आपके चैनल के ऊपर, जी कहा था। Yes, you did. for that you know very well. I said I will speak to देवेंद्र जी। सर, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है, मराठी फर्स्ट से आप हिंदी को फर्स्ट से करे या फिफ्थ से करे, ये आपस में बैठ के चर्चा करने की बात है। आपके हमारे बच्चे पढ़ रहे, देवेंद्र जी को वो बात पटी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी ने बैठ के एक छोटा सा जीआर जो निकला था उसको उन्हें रिवर्स कर दिया। इसके अंदर हिंदू की अस्मिता, मराठी भाषा बात करने वालों की एकदम नहीं, क्या उनके ऊपर ऐसा घातक प्रहार, ये इतना बड़ा विषय नहीं था। ये छोटे से एक जीआर को क्या हमें हिंदी फर्स्ट से सिखाना है या फिफ्थ से सिखाना है? ये दो लोग बैठ के आपस चर्चा करें, कैबिनेट साथ में आई, बोले नहीं पब्लिक ये बात से नाराज है, तो उसको रिवर्स कर दिया। और इसके बारे में राजीव साहब, मैंने आपसे भी बात किया था सर, पब्लिक का तो कुछ कहना ही नहीं था। गिव मी 24 आवर्स, ऑनरेबल देवेंद्र फडणवीस जी will act on it. And it was reversed within Yes. मतलब less than 24 hours, within 12 You hours. need to give Let me credit not to. take any credit Yes. over here. Yes. See, because I'll tell you one thing, देवेंद्र फडणवीस जी हर एक शो उनकी ऑफिस को, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म को काफी बारकाई से देखते थे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। क्योंकि आप जो है राजीव सर, प्रदीप सर, आप जो है ना, लोगों की नाड़ी है ना, नाड़ी इज कॉल्ड द नर्व, ये नर्व को पकड़ के जनमानस की जो दिल की बातें हैं वो ये शो के ऊपर रखते। अगर गलत है तो आप गलत बोलते हैं, सही को सही कहते हैं। प्रदीप जी जो है, he comes from a startup, where from the up market, from the upscale of Bombay, South Bombay, he tells us what is happening and we discuss and we convey. I am saying I am a very small karyakarta. In my capacity, whatever I need to pass on the message, I do pass on my message. जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर एक जो प्रजापति समाज है उनके लिए भी हम प्रयास करेंगे, वो मैसेज भी आगे तक लेकर गया, उसके ऊपर भी काम हो रहा है। वो जहाँ पे बात जाना है वो बात वहाँ पर जाती है। देखो सर, प्रवक्ता है, भाजपा के प्रवक्ता है, and by the grace of Almighty सेंटर के अंदर भी महाराष्ट्र के विषय को हम लोग रखते हैं। जी। ये जो विषय हुआ था इसके अंदर, मैं एक चैनल का नाम नहीं लूंगा आपको, इसके ऊपर 2.6 मिलियन व्यूज एंड 63,000 उसके ऊपर ये आए थे, व्हाट यू से, ओपिनियन आए थे इसके ऊपर। बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी आई वाज ऑन दैट चैनल, और भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कहना है उसके ऊपर इतना प्रैग्मेटिकली और बुलंद आवाज में मैंने रखा था। तो ये के इंडिया में गया, ऐसा नहीं कि यूपी के अंदर, नॉर्थ के अंदर, नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के अंदर वो लोग कोई नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे। बेशक हर चैनल वाला इसके अंदर से माइलेज, टीआरपी अपने चैनल को चलाएगा, बात करने का मुद्दा मिलेगा, मगर ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मगर एक बात हकीकत है, भारतीय जनता पार्टी ये सही धारा में हिंदुओं की पार्टी है, मराठी मानुस की पार्टी है, और यही सनातनी पार्टी है। लोगों के ये समझ में आया, ये छुटपुट झगड़े से, ये तात्पुरता लोग स्टेज पे आके, ये लोग का मतदान चेंज नहीं होने वाला। Mr. Fadnavis has said very clearly that he does not agree at all with Mr. Nishikant Dubey. फडणवीस साहब की पब्लिक स्टेटमेंट है सर, ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं निशिकांत दुबे साहब, लेकिन देवेंद्र फडणवीस साहब ने क्लियर कट बोला है कि जो निशिकांत दुबे जी ने बोला है हम उसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हैं और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, प्लीज अवॉइड इट। एंड आई थिंक दैट्स वेरी करेजियस ऑफ हिम टू हैव सेड सो सर, बिकॉज निशिकांत दुबे is said to voice what the establishment of the BJP wants spread all over. So for Devendra Fadnavis Saab to say this, I think is very courageous of him. Darwala sir. 110%. See, he is the Home Minister of Maharashtra. Law and order उनके हाथ में है, और उन्होंने ओपनिंग स्टेटमेंट क्या था? I said Ali Darula as a BJP spokesperson said कोई भी हो तो भले हमारे पार्टी का हो, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर
कोई भी हमारे हाथों में, खुद के हाथों में नहीं ले सकता। यहाँ पे मार तार, उठाना, पटकना, वापस रिवाइंड करके देखिए, ये मराठी में होता ना, हे आम्ही खपून घेणार नाही. We are not going to tolerate. And through your prestigious channel, I know your viewers to understand one thing. We are a party with difference. We mean what we say. Over here, Honorable Prime Minister Narendra Modi, योगी जी, मैं हमेशा बोलता हूँ अमित शाह जी, हम लोग सच्चे दिल से और ईमानदारी से यहाँ काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मगर कहाँ का कुछ खामियां होती है, हम आप जैसे लोगों से अभिप्राय और न्यूज़ और नॉलेज लेते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं। आई एम सेइंग वी आर हियर फॉर अ बेटर कंट्री, अ सेफ एनवायरनमेंट एंड फॉर आवर चिल्ड्रन टू फील सेफ, इन्वेस्टर्स टू फील सेफ, आवर मनी शुड बी सेफ, our ladies in the house should be safe. But Darwala Sahab, do you really think, which is fine, that's what I was coming to. Darwala Sahab, that's what I was coming to. Mumbai is actually the growth engine of India. भारत का जो ग्रोथ इंजन है वो मुंबई शहर है सर। मुंबई शहर में अगर इस प्रकार का दंगल होगा, इस प्रकार का द्वंद्व होगा, तो मुंबई शहर की ग्रोथ का क्या होगा? इफ मुंबई सफर्स, द होल ऑफ इंडिया सफर्स सर। दारुवाला साहब, सर जी, यहाँ पे माननीय एकनाथ शिंदे जी ने कहा जय गुजरात। इसका मतलब क्या? ये महाराष्ट्र के अंदर गुजराती, मारवाड़ी, यूपी वाले, बिहारी भैया, हमारे सब लोग सुरक्षित है। ये टेम्पररी फेज है। मगर एक बात आपने जानना चाहिए, उनकी तुलना जो है, ये जो विचारधारा की, देखो डोंट मिसजज मी, ये जो विचारधारा की जो तुलना है ना सर, ये जो पहलगाम में जो अतिरेकी लोगों ने किया ना, डिवाइड एंड रूल, जो लोगों से उन्होंने उनका जात, उनका कलीमा आता है कि नहीं आता है वो पूछा, औरतों को अलग किया, पुरुष को अलग किया, मुसलमानों को अलग किया, और उनके ऊपर जो गोली झाड़ी ना, ये उन्होंने जो प्रयास किया था ना इंडिया के अंदर, ये एक फुट पैदा करने का, ये एक जो एक यहाँ पे जो सुख शांति चली ना, उसको तोड़ने का जो प्रयास किया था ना, ये जो लोग कर रहे हैं ना, जो हैंडफुल ऑफ लोग जो आज महाराष्ट्र में कर रहे हैं ना, ये वही कर रहे हैं जो अतिरेकी लोगों ने प्रयास किया था। यहाँ पे इंडिया के अंदर जो सुख शांति है, हिंदू मुस्लिम और हमारे बिहारी यूपी भैया के अंदर जो एक माहौल, एक सुरक्षित का माहौल है, उसको डिस्टर्ब करने का काम किया था। मगर मेरी सरकार, जैसे देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा उस दिन पंढरपुर के अंदर, हमारे बीच में अर्बन नक्सल्स भी चल रहे हैं। वो भले यहाँ पर एक आए रहेंगे तीर्थ यात्रा में, पर उनकी जो विचारधारा है वो अर्बन नक्सलियों से कम नहीं है। तो ये जो लोग हैं जो देश के अंदर एक फुट पैदा कर रहे हैं, मैं यहाँ पे काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, वो अर्बन नक्सल से कम नहीं है। So sir, Darwala Sahab, some good news before we proceed further with this debate. You must know this. ये जानकारी मैं सभी के लिए दे दूं। Sir, these numbers have come just now. This is with regard to our defense exports, which is fantastic, by the way. They've come just 1 minute ago. So defense exports in 2013-14, 686 crores. Defense exports in 2023-24, 21,083 crores. For 24-25, 25,600 crores. Target by 2029, 50,000 crores. And by 32-33, 1 lakh crores. Darwala Sahab, India is now a net defense exporter. Isn't that wonderful? I mean, that's the best news yet. We used to buy everything from the wheels of a MiG-21 to even the seats inside. We couldn't make them here. And look what's happened here, which is fantastic. Absolutely fantastic. And just now, Mr. Modi had gone to Greece, and Greece wants our defense systems. Now, I just want to come back, Darwala Sahab. RSS, Darwala Sahab, RSS has clear-cut voiced out views in the language issue. कला all भाषा, हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। RSS हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है, मगर प्राइमरी एजुकेशन आप मातृभाषा या रीजनल लैंग्वेज में करना जरूरी है। तो RSS से हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। अंबेडकर साहब, how do you see that? Darwala Sahab. No, Ambedkar was this RSS spokesperson. He is the media head of the RSS. 100%। देखिए सर, यहाँ पर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर हिंदी भाषा को जो प्राधान्य दिया है,
लिंग्विस्टिक जो देवनगिरी उसका जो डायलेक्ट, सर आई स्टडीड हिंदी, it was so difficult, I'm telling you. Getting marks in Hindi was so difficult, but if you got good tuitions ना, हिंदी could have become a scoring subject. मगर सर उसका इतना ज्यादा फायदा हो गया है, नुकसान बिल्कुल नहीं हुआ है सर। मराठी के साथ साथ बेसिक मराठी तो पढ़ना जरूरी है, ये महाराष्ट्र के, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है। वो भले आप कौन सी भी जाति के हो, यहाँ पे कोई आज भी तबका है, गांव खेड़े में दूर दराज में लोग हिंदी बात नहीं करते, वहाँ पे मराठी में बात होती है सर। गवर्नमेंट जी। ऑफिस में आज भी अगर आप प्रयास भी करें इंग्लिश में हिंदी में बात करने की, तो मराठी आपको आना जरूरी है। इसके बारे में देयर इज नो टू वेज अबाउट इट। ए एंड अगर आप मराठी जानते हो, आप इतने आसानी से लोगों में घुल मिल जा सकते हो, फिर आपकी जाति कोई नहीं पूछेगा, उल्टा आपका अभिमान होगा, आपके लिए बारे में लोग बोलेंगे अरे Ali Darula is a Muslim, but just see how fluently he talks Marathi. Your respect will go up. I also feel that ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज उसको सेकेंड इंपॉर्टेंस देना चाहिए, फ्रीडम देना चाहिए। आप उर्दू सीखिए, आप हिंदी सीखिए, अगर आपको, हमारे को तो सिंस आई केम फ्रॉम अ जेसुइट स्कूल, वी हैड अ फॉरेन लैंग्वेज आल्सो, अ चॉइस बिटवीन जर्मन एंड फ्रेंच। जो जो सीखा है सर, So what did you learn, German or उससे French? फायदा ही हुआ है। So what did you learn, German or French? I opted for Marathi, and again in my 8th, Gee. 9th, and 10th, I did Marathi only. Oh. I had a choice. I could drop Marathi and take a foreign language. But जो मेरे दोस्त लोग ने ये foreign language लिया, वो लोग abroad गए, इसका उनको फायदा हुआ है। My sisters took French. I have 3 sisters. They took French and they could speak in French. They used to talk amongst themselves in French, and it was such a delight. Like ये school एक initiative लेता है। मगर एक बात अपने लोगों को आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर आपकी जानकारी के लिए हमारे पास उर्दू स्कूल्स भी है भैया। लोग जाके उर्दू में सीख रहे, वहाँ पे उर्दू इज अ प्राइमरी सब्जेक्ट जिसके अंदर सारे लैंग्वेजेस सिखाए जाते। उर्दू के साथ साथ इंग्लिश भी सब्जेक्ट है, आप मराठी भी है और हिंदी भी है सर। जी। तो ऐसा नहीं है क्या उर्दू हम महाराष्ट्र की थोड़ी लैंग्वेज है, उर्दू स्कूल्स चल रहे, गवर्नमेंट उसको अनुदान दे रहा है। और अगर एज पर दिस न्यू लैंग्वेज पॉलिसी, अगर कोई स्टूडेंट कोई अलग भाषा, शब्द तमिल महाराष्ट्र में सीखना चाहता है, तो एक टीचर नहीं अगर है तो ऑनलाइन भी उसे ये शिक्षा दी जाएंगी। तो इतना एक सर, एक सच्ची और एक ईमानदारी से यहाँ पे महाराष्ट्र में प्रयास की जा रही है सर। इसको पॉलिटिक्स करना, इसका दुरुपयोग करना, सर देखो एक बात जानना है क्या, आज जो हमारी जनता है ना सर, जो हमारे बच्चे ना सर बहुत एजुकेटेड है, ये सब जो होता है ना सर वो देखते, और जब घर पे जाते हैं ना, दे लाफ, दे से पापा व्हाट इज दिस हैपनिंग, व्हाट इज दिस फाइटिंग ऑन दिस लैंग्वेज एंड दिस एंड दैट एंड ये वो। सर एजुकेटेड लोग हैं सर, आप देखिए 10 साल में ये भारत का नक्शा बदलेगा। ये सब जो हो रहा है ना अभी, इट विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। पीपल विल लुक एट ईच अदर एंड से ओह वी यूज्ड टू फाइट ऑन लैंग्वेज, ओह वी यूज्ड टू फाइट ऑन द बॉर्डर, वी यूज्ड टू फाइट। सर दिस सोशल मीडिया, दिस इंटरनेट हैज मेड द वर्ल्ड वेरी स्मॉल। ये भी जो दिख रहा है ना, कर्नाटक इशू, महाराष्ट्र इशू, ये इशू वो इशू, मोदी जी ने जब हमारे एस्ट्रोनॉट जब ऊपर गए थे, वो बोले भारत कैसा दिखता है, बोले मेरा भारत इतना अच्छा दिखता है, मगर कोई वहाँ पे बॉर्डर नहीं दिखती सर, भारत विशाल और अखंड दिखता है। तो ये बॉर्डर इज मैन मेड, लैंग्वेज बैरियर इज मैन मेड। सर वी रियली नीड एज अ सी यू आर अ वेरी प्रेस्टिजियस चैनल, we have got 50 lakh plus viewers who are watching this and people appreciating. I can assure you there are tens and thousands of things they can watch, but they're still opting to watch Nation Now. Through here, we should take the message as to we need to Right, grow. I think We we've need got to understand. from Uttar Pradesh, I think we've got Mr. Chanchal Kumar of the Samajwadi Party with us. Let's go straight across to him. Chanchal Kumar ji, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, आरकेबी, और मेरे साथ एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी हैं, और आप हैं नेशन नाउ पर आरकेबी शो पे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आरकेबी शो में। सर अभी ये महाराष्ट्र में जो चल रहा है मराठी वर्सेस हिंदी को लेकर के, इसमें जहां पर आप इस वक्त हैं और आपके खुद के क्या विचार हैं सर, इस पे व्यक्तिगत विचार जरा बताएं। मराठी को लेकर के और हिंदी को लेकर के आज जो द्वंद्व की स्थिति थोड़ी बहुत बनी है, ज्यादा नहीं बनी है वैसे, उसको ज्यादा एग्जैजरेट किया गया है पूरे देश में। हम तो मुंबई में हैं तो यहां पर तो कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जरा बताएं सर। देखिए मैं एक बात तो कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है केवल लोगों को लड़ाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में अगर आप देखें तो आप एक चीज पाएंगे कि जाति को जाति से, धर्म को धर्म से,
भाषा को भाषाओं में लड़ाने का काम, और बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, ये अंग्रेजों के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, जो बांटो और राज करो की नीति पर काम करने वाले लोग हैं। ये इनका कोई डेवलपमेंट का कोई एजेंडा नहीं है। अगर हम बात करें, अगर उत्तर प्रदेश की हालत देखें तो आज बस से बदतर हालात है यूपी में। एक बात तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि आरएसएस कह रही है कि हमारे प्राइमरी स्कूल में जो है हिंदी होनी चाहिए, जी, हमारी मातृभाषा होनी चाहिए। लेकिन एक बात मुझे आप बताओ, क्या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के बच्चे बाहर नहीं पढ़ाई करते, या हिंदुस्तान में पढ़ाई करते तो क्या इंग्लिश पढ़ाई नहीं करते? उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाएंगे, सीबीएसई बोर्ड में जाएंगे, एससी बोर्ड में जाएंगे। लेकिन ये जो प्राइमरी ढांचा है, जो गरीबों के बच्चे, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यकों के बच्चे हैं, ये नहीं चाहते कि क्वालिफाइड हों। अब उत्तर प्रदेश में आप तो जान ही रहे हो कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक घोषणा की गई है कि स्कूल खत्म किए जाएंगे, प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो आप सोचो कि एक तरफ सरकार कांवड़ यात्रियों के ऊपर फूल बरसाने की बात कर रही है हेलीकॉप्टर से, लेकिन वही कांवड़ यात्रियों के बच्चों को स्कूल जाने से रोका जाए, वही स्कूल न जा पाए। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब कहा करते थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, जो नहीं पिएगा गिड़गिड़ाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल से डरते हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 सालों में प्रधानमंत्री जी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, क्योंकि सवाल से डरते हैं। ये डरपोक लोग हैं, कायर लोग हैं। और आरएसएस से बड़ा कोई डरपोक संगठन ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, इनका इतिहास आप पढ़िए, इनका इतिहास बस केवल यह है कि कैसे जो संवैधानिक ढांचा है उसको कमजोर किया जाए, कैसे देश में जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको लगातार कमजोर किया जाए। इसके लिए आरएसएस और बीजेपी लगातार रणनीति बनाती रहती है, कैसे धर्म को धर्म से, जाति को जाति से, लोगों को बांटो और राज करो का काम किया जाए। दूसरा, मैंने आपका देखा एक पॉइंट था आयुष्मान कार्ड का। मैं लोगों का इलाज कराने का काम करता हूं। आपको मैं बता दूं कि अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की, तो आज के समय में सबसे बड़ा अगर भ्रष्टाचार का कोई स्मारक बनना चाहिए तो आयुष्मान कार्ड है, इनका आयुष्मान। आप सोचिए इतना बड़ा ये घोटाला होगा कि ऐसा ये कैग की रिपोर्ट है कि लाखों लोगों के पेमेंट एक मोबाइल नंबर से कर दिए गए, लाखों की संख्या में। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा कैग की सीएजी की रिपोर्ट है। इसके अलावा एक दो घटनाएं मैं बता दूं। आयुष्मान कार्ड केवल जनता को गुमराह करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने बोला करते हैं अक्सर करके। मैं बता दूं कि अगर मैं लखनऊ में बैठा हूं, सर एक बात, मेरा थोड़ा सा समय हो तो आप नोट कर लीजिएगा। बोलिए। लखनऊ में बैठा हूं, लखनऊ में जब गांव का गरीब आदमी इलाज कराने के लिए आता है मेजर डिजीज के लिए, तो प्राइवेट अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड काम नहीं करता। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड काम करेगा, लेकिन वहां आप भर्ती नहीं हो पाओगे। इसके अलावा जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मेजर डीजे आपको कैंसर है, तो कैंसर में जो जांचें हैं 15 से 20 हजार तक की जांचें लग जा रही हैं, उसमें आयुष्मान कार्ड से ये लोग नहीं करते कनेक्ट उसको। पहले आप जांचें को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बता दूं कि लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, जहां समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 1 रुपए की पर्चे में सारी की सारी जांचें फ्री हुआ करती थी। लेकिन ये सरकार जब से आई है, आपको सिटी स्कैन, एमआरआई सारी जांचें हो रही है। और कई ऐसी जांचें हैं जो अंदर अस्पताल में सरकारी में महंगी है, बाहर सस्ती हैं। तो ये वो सरकार है ना आपको गरीबों को इलाज कराना चाहती है, न शिक्षा देना चाहती है। आयुष्मान मूलभूत अधिकार है। आयुष्मान कार्ड को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ब्रिक समिट में भी उनका सराहना किया। बोलते द लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज ऑफ प्रॉब्ली द वर्ल्ड। बोले इतना बड़ा स्तर में हेल्थ कवरेज किसी देश में नहीं होता जिसमें आयुष्मान के माध्यम से हुआ। इस चीज को उन्होंने गिनकर लोगों के सामने, पूरे देश के सामने, दुनिया के सामने रखा है। मगर आप उस पर आलोचना कर रहे हो आयुष्मान पर। मैं सर 10 मिनट एक बात बोल देता हूं, 10 सेकंड में के लिए बात कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड की पूरी दुनिया की बात करी। आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी एक बार ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे। उन्होंने कहा कि हर साल हिंदुस्तान में आईआईटी आईएम खुल जाता है, हर महीने यूनिवर्सिटी खुल जाती है, ना जाने क्या क्या बोलते रहते प्रधानमंत्री जी। आजकल प्रधानमंत्री जी की बोलने पे अगर हम बात करें बोलने की, तो प्रधानमंत्री जी आदर्श गांव की बात करते थे, स्मार्ट शहर की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने की बात करते, 2022 तक गंगा सफाई की बात करते थे। आप प्रधानमंत्री 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे। प्रधानमंत्री जी महंगाई कम करने की बात करते थे। प्रधानमंत्री डॉलर की बात करते थे। आज तो प्रधानमंत्री जी से ये सब सवालों के ऊपर कोई पूछ भी नहीं सकता है। मैं चाहता हूं कि आप जैसे पत्रकार कम से कम कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें तो प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के बड़े नेता सामना कर पाए। तो ये डरपोक कायर लोग हैं। मैं बता दूं आपको, हालत यह है कि केवल जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है।
उनको मिसगाइड करने का काम किया जा रहा है। कैसे झूठ बोलो, झूठ को प्रचार करो और एक झूठ को बार बार बोलो, बोलते रहो, ये प्रधानमंत्री खुद अपने मंचों से बोलते हैं। आज सवाल जो मूलभूत सुविधाओं का है, मैं तो एक बात पूछना चाहता हूं, एक बात बीजेपी के लोग बताएं कि जो आयुष्मान कार्ड है, जो अभी प्राइवेट अस्पतालों में जिन लोगों का पहले इलाज हुआ था आयुष्मान का, उनके पेमेंट नहीं हो रहे हैं, तो प्राइवेट अस्पताल वाले कहते भैया हम क्यों भर्ती करेंगे, हमारे 2-3 साल के आयुष्मान के पेमेंट नहीं हो पाए, करोड़ों करोड़ रुपए वाकई बकाया है। तो आप बताओ, प्राइवेट अस्पताल में बेड मिलेगा, वहां गरीब आदमी पहुंच नहीं सकता है, सरकारी में बेड नहीं है। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, एक बार मैं और बैठा था आपके यहां, मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि अगर भाजपा का प्रवक्ता आपके साथ बैठा हो, उससे पूछ लो कहीं लखनऊ के अंदर 50 बेड का, राजधानी है और तो बाकी जिलों की बात छोड़ दो आप, कहीं 50 बेड का भी अस्पताल बीजेपी ने बनाया हो, जिसको चलाया हो अपना। लेकिन ये भाजपाई केवल झांसेबाजी, जुमलेबाजी के अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन चंचल कुमार जी, क्या ये जो आपने कहा और उसके पहले समाजवादी पार्टी के काफी और जितने भी प्रवक्ता हैं वो भी आकर कह रहे हैं, और अखिलेश यादव जी की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में शायद 27,000 स्कूल्स बंद हो रहे हैं। 27,000 स्कूल सर, 27,000 स्कूलों को बंद करने की प्लान है चंचल कुमार जी? मैं अब तो 27,000 जो फिगर तो आपके सामने है ही है। मेरी ग्राम पंचायत का स्कूल आप नोट कर लीजिए, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ग्राम पंचायत चांदपुर का नयापुरा का प्राइमरी पाठशाला, वो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी 18 घंटे मेहनत करके बंद कर रहे हैं। क्योंकि कारण क्या है कि बीजेपी के लोग, मैं बता दूं, कभी भी शिक्षा को महत्व नहीं दिया है। जितनी इनकी सरकारें आई हैं, अगर इनके शिक्षा के बजट को देख लीजिए, अगर इनके जो है, अगर आप बात करो शिक्षा को, अगर मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के शासन में विश्वविद्यालय बने, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए गए, इनके मेडिकल कॉलेज अभी तक धरातल पे नहीं है, इनके एम्स अभी तक धरातल पे नहीं है। गोरखपुर में जहां मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, गृह जनपद से पेशेंट आप आ जाओ लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में, जिसको श्रद्धेय नेताजी ने और अगले अखिलेश यादव जी ने बनाया है, वहां पे आ जाओ, हर तीसरा चौथा पेशेंट आपको जो है गोरखपुर के आसपास जिलों का मिल जाएगा। आप बताओ, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री का गृह जनपद हो, जहां एम्स बन गया हो, मेडिकल कॉलेज बन गया हो, ना जाने क्या क्या जुमलेबाजी झांसेबाजी करते हैं, सब बन गया हो, उसके बाद भी गोरखपुर का पेशेंट 300 किलोमीटर दूर लखनऊ आता है इलाज कराने के लिए। कितनी दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है जो अपना गृह जनपद नहीं बना सकते। और मैं बता दूं एक बात और आपको, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं वो 2-3 बातें कहेंगे। एक बात कहेंगे सैफई महोत्सव को लेकर के, एक बात कहेंगे कार सेवकों पर गोली चलाने को लेकर के। मैं तो एक सवाल पूछता हूं, आपसे भी पूछता हूं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे उनसे पूछ लीजिएगा, ऐसा कोई गांव बता दें जिसको उन्होंने सैफई जैसा बनाया हो, चाहे प्रधानमंत्री का शहर हो, चाहे प्रधानमंत्री का गांव हो, चाहे मुख्यमंत्री, चाहे किसी मंत्री का गांव हो, एक ऐसा कोई। अब जो कार सेवकों पर गोली वाली बात करती हैं लोग, जो जबकि सच्चाई इसके इतर है। अगर आपको देखिए बीजेपी का चेहरा, नृपेंद्र मिश्रा इस समय जो है मंदिर निर्माण समिति के ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं जी, चेयरमैन उस अध्यक्ष, जब उस समय वो मुख्य सचिव थे, उनके दौरान गोलियां चलवाई गई। आज वो नृपेंद्र मिश्रा इनके यहाँ जो है वो अध्यक्ष बने बैठे हैं, और उनके बेटे को साकेत मिश्रा को लोकसभा का टिकट दिया गया, बेचारा हार गया वो, जबकि ट्रस्टी हैं, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा उनके ऊपर रहती है। लेकिन ये भाजपाई जो है केवल जो है अपनी बातों को सही साबित करने के लिए सर हम लोग सामने बुलडोजर चला है, बुलडोजर चला है चंचल कुमार जी, बुलडोजर चला है, चंगूर बाबा के टोटल ध्वस्त कर दिया जो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में शामिल था, कन्वर्जन इलीगल कर रहे थे, 100 करोड़ के आसपास बाहर से उनके फंडिंग में आ गया है। तो क्या बुलडोजर चलाना गलत है? बुलडोजर से क्या आपत्ति है अगर एंटी नेशनल लोगों के खिलाफ चलता है? अगर चंगूर बाबा जलालुद्दीन का पूरा ध्वस्त होता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है चंचल कुमार जी? देखिए, कई बारी योगी सरकार के बुलडोजर चलते हैं, लेकिन जो भी, देखिए सरकार का काम है जो भी एंटी नेशनल हो उसके खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन सरकार जाति और धर्म देख करके काम करने का काम कर रही है। आज के समय अगर हम बात करें पूरे उत्तर प्रदेश में, आप पूरे उत्तर प्रदेश को देख लो, आप अकबर नगर की कॉलोनी को ढहा दिया गया, वहीं बगल में पंत नगर था, जब पंत नगर की बारी आई, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पे हिंदू नहीं थे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको केवल एग्जांपल, अकबर नगर में अप्रॉक्स 80 to 90% मुसलमान थे, लेकिन वही पंत नगर में हमारी 90% की हिंदू बाहुलता संख्या है। लेकिन आप सोचो
कि क्या सरकार धर्म के हिसाब से, क्या सरकार जाति के हिसाब से बुलडोजर नहीं चला रही है। और मैं बता दूं आपको कि पूरी तरीके से भाजपाई गुंडे सारे थानों पे कब्जा कर लिए हैं। जो जितना बड़ा दंगाई हो उतना बड़ा भाजपाई आज के समय में, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी उसको मुख्यमंत्री सम्मानित करने का काम करते हैं। जो अधिकारी जितना ज्यादा बायस्ड होकर काम करता है मुख्यमंत्री जी उसको उतना प्रमोशन देने का काम करते हैं। जो अधिकारी जाति देख करके एनकाउंटर करता है उसको प्रमोट करने का काम करते हैं। तो ये वो सरकार है जो सरेआम संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रही है। और मैं बता दूं 27 में पीडीए ने जो अंगड़ाई ली है, जो पीडीए लड़ाई लड़ने जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होना तय है और एक एक चीजों का हिसाब होगा। जिस तरीके से आज सरकार पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और अगड़ों में पीड़ित हैं, जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, जो आधी आबादी और व्यापारी से लेकर के किसानों के ऊपर जो अत्याचार अनाचार किए, उसका हिसाब भी करने का काम समाजवादी लोग करने का काम करेंगे। तो आप ये बताइए जो गंगाराम यादव के साथ हुआ, कथावाचक जी जो हैं यादव, उनके साथ जो हुआ दादरपुर में, वो क्या है सर? मतलब ये तो अनहर्ड ऑफ है, भारत में ऐसा हो रहा है, ये क्या है? मेरी समझ के बाहर है। अब यही तो सोचने की बात है जी कि एक तरफ ये कहते हैं कि सनातनी हैं हम, एक तरफ कहते हैं कि सब लोग सनातनी हैं। जब सब लोग सनातनी हैं तो जाति क्यों देख रहे हो भाई? आपको जाति पूछने का राइट किसने दिया? अब अगर आप सोचिए एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपके कोई महात्मा चैनल पे बैठे हो, जैसे मान लीजिए इनके महात्मा कई सारे बैठते हैं, तो इनके अभी महंत राजू दास हैं। राजू दास से अगर कोई पूछे कि महंत जी आप प्रवचन कहने के लिए आए हैं, पहले अपनी जाति बताओ, तुम कौन से जाति के हो, जी, आपको तो उसका अपमान नहीं होगा। That's terrible. Now let me ask दारूवाला साहब, अली दारूवाला साहब इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के। दारूवाला साहब, there are two major points which have been made. Number one, of course, is about the schools. उत्तर प्रदेश का वो तो खैर जो भी है, लेकिन ये आयुष्मान कार्ड सर, प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर नॉट एक्सेप्टिंग आयुष्मान कार्ड बिकॉज दे हैव नॉट बीन पेड। 2-3 साल के बिल पेंडिंग पड़े हैं सर, नंबर एक। नंबर दो सर, दादरपुर जगह है उत्तर प्रदेश में, वहां पर एक गंगाराम यादव साहब हैं, वो भागवत की कथा करने वाले थे सर। उनको आकर के उनका सिर मुंडवा दिया, उनसे नाक रगड़वाई, उनसे पता नहीं क्या कुछ किया उत्तर प्रदेश में कि तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई, तू तो यादव है, तू कथा कैसे करेगा भागवत की? सर ये क्या है सर? दारूवाला साहब प्लीज। ओके, आंसरिंग टू योर 3 क्वेश्चंस ओवर हियर। या सब में पहले ये जो कह रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक संख्या के अंदर स्कूल में, तो देखो उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता नहीं हूं मैं, वहां का लोकल भी नहीं हूं, मगर ओवरऑल पैन इंडिया क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, मैं आपसे कहना चाहता। इन्होंने जो नहीं 10 मिनट्स नॉन स्टॉप जो यहाँ पर भारतीय बोला ये बोलिए जो इन्होंने बुराई की है, इनके ऊपर जो एक अत्याचार हुआ है, जैसा कि इन्होंने इलेक्शन हार गया और नेताजी और ये घर पे बैठे हैं, इसका शायद इन्हें हजमोला लेने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी का जो हिसाब से काम चल रहा है, जो देश में तो छोड़िए अब्रॉड के अंदर जो सराहना हो रही है, और इन्होंने जो आरएसएस को एक शब्द कहा, क्या ये कायर पार्टी है, ये डरपोकों की पार्टी है, ये लोग कभी फ्रंट पे आके काम नहीं करते। शायद सर मुझे लगता है इन्होंने ज्यादा पॉलिटिक्स के अंदर एक्सपोजर नहीं देखा। आरएसएस ने क्या किया, क्या करने की क्षमता रखते हैं, ये इनको आने वाले जब भी इनके स्टेट में इलेक्शन होएगा तो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और हमारे और 50 संगठन जो है वो काम करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि आरएसएस लोगों को एजुकेशन देने में नहीं मानता। हमारे पास एक संगठन है जैसा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, वैसा विद्या भारती करके एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है। दूर दराज इन्हें पूछिए, इनके नेताजी या समाजवादी पार्टी से कोई भी मिजोरम, तिब्बत, हमारे जो 7 सिस्टर्स के जो कहते ना, वो स्टेट्स जहाँ पर रास्ता भी नहीं है, वहाँ पे हमारे संघ के लोग अपने घर को छोड़कर वहाँ पे एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं सर। ईस्ट इंडिया जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ये इनको मालूम सर, कुछ कहने के लिए कह दो। और मुझे तो ये जेंटलमैन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये काफ़ी ये जो इनकी विचारधारा है, ये सिर्फ हिटरेट फैलाने का काम कर रहे। और कमिंग बैक टू जो स्कूल्स बंद हो रहे ना, ये आज मैं काफ़ी जिम्मेदारी से कहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर इतने सारे फेक स्कूल्स, इतने सारे स्टूडेंट्स जो थे ही नहीं, उनका रजिस्टर, टीचर्स घर पे बैठे, उनका पगार चालू, सर ये सब काम उत्तर प्रदेश में हो रहा था। और मैं डंके के चोट पे कह रहा हूँ सर, आमिर खान ने इसके ऊपर पिक्चर भी बनाया, उत्तर प्रदेश के अंदर ये लोग स्कूल्स क्या हिसाब से चला रहे थे। सर ये पूरा झूठ था।
पूरा झूठ का ये एक नहीं क्या पूरा एक कारोबार एक सिंडिकेट था उत्तर प्रदेश के अंदर। योगी जी ने भले नई स्कूल्स आप जो कह रहे हो ना, उन्होंने स्कूल्स नहीं बनाया, हॉस्पिटल्स नहीं बनाया, मगर एक बात ध्यान में रखिए, ये जो चोरी का पैसा जो गवर्नमेंट का जा रहा था ना, वो रोकने का काम अवश्य योगी जी ने करा है सर। मैं कहता हूँ, मैं अग्री करता हूँ सर, लोग भी अग्री करेंगे। अपने गांव में ये लोग बैठ के आज हंसते रहेंगे सर, या तो टीचर नहीं स्टूडेंट्स काफी फर्जी, यहाँ पे रजिस्टर डेली मेंटेन हो रहा है, सब बोगस काम करने का काम उत्तर प्रदेश में नेताजी ने और उनके दिनों में समाजवादी दारूवाला पार्टी साहब, ने किया था। दारूवाला साहब, लास्ट या लास्ट थिंग, बोलिए। अभी वो किसका सर ने क्या दादरपुर के अंदर अभी जी। आपने कहा जी, किसी का मुंडन गंगाराम किया, यादव, किसी का बाल जी। कट गया, आप कैसा कर सकते हो? अब ये जाति से आते हो, ये समाज से। सर मैं तो पहले से बोल रहा हूँ, ये जाति ये सब ये कब एबॉलिश होएगा ये मुझे नहीं मालूम। ये जो होता है ये गलत है। ये ऊंची जाति नीची जाति, ये कौन से समाज से आता है, ये पसमंदा, ये मुस्लिम, ये सुन्नी, ये शिया, सर ये देश को पीछे लेके जा रहा है। इनको एक समझना चाहिए, इनको इनकी अकेली की गलती नहीं है सर। ये देश के अंदर पहला देश वर्ल्ड के अंदर जो बैकवर्ड कहलाने के लिए आंदोलन करता है। वो कहता है कि मैं बैकवर्ड हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं एक नहीं क्या जाति से आता हूँ, मुझे ये रिजर्वेशन चलना चाहिए मुझे। सर दिस इज रियली रियली I want to ask you, का व्यू नहीं है सर। महाकुंभ हुआ, महाकुंभ। दारूवाला साहब से मेरे एक सवाल है, एक सवाल केवल है। हाँ सर 15 मिनट सवाल पूछे सर आपने, और आपने ये सवाल के वजह से दारूवाला आपके साहब सवाल एक के सवाल जवाब की वजह से आपने जी, बोलिए, बोलिए। आपने आपको घर पे बताया सर। मैं आपको सवाल ऐड झगड़ा ऑन नहीं कर कर लो। रहा हूँ सर, आप जो हार गए ना सर, आपकी अरे जो दारूवाला नंबर साहब, पे आ आप गई अच्छे है ना वक्ता सर। हैं, सुन लीजिए मेरे एक सवाल जवाब दे दो आप। बोलिए चंचल अरे कुमार जी, भाई, बोलिए। जवाब नहीं देते, आप जवाब दे दो। चंचल कुमार जी बोलिए। जैसे इन्होंने कहा कि फर्जी स्कूल चल रहे थे, तो दारूवाला साहब बताओ, ये स्कूल जो फर्जी चल रहे थे, तो इसका मतलब कि ये सरकार पूरी तरीके से पैरालिसिस है। ये सरकार 8.5 सालों में ये जान नहीं पाई फर्जी और असली नकली क्या है। 8.5 सालों में सरकार ये पता नहीं कर पाई कौन से स्कूल फर्जी है। मेरी बात सुनिए, पहली बात सुन लीजिए। और शायद आप तो भाई बड़े परिवार के होंगे, मैं तो प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हूं, और आपको विश्वास नहीं होगा, मैं जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ने गया तो उस समय प्राइमरी स्कूल में नेताजी की सरकार जब पहली 1989 में मुख्यमंत्री बने नेताजी, तो उन्होंने सबसे पहले प्राइमरी स्कूलों के ऊपर छत डालने का काम किया। नहीं तो लोग पेड़ के नीचे हम लोग पढ़ने वाले बच्चे रहे सर, एक छत हो जाया करती थी। आज तो ऐसे स्कूल आप क्या उत्तर प्रदेश में, आप कह रहे हो मैं नहीं जानता उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को मैं बता दूं, आप नोट करो। ऐसे कई जिलों की रिपोर्ट शायद आपके पास होगी, चैनल के साथी आप लोग हैं, न्यूज आपके पास रिपोर्टर होंगे, पता कर लेना कि अब जो छतें बनी थी, जो बढ़िया छत बन गई थी, बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया था, आज वो सरकार टीन शेड में ला रही लोगों को। जो बिल्डिंग पुरानी हो गई उसको बना नहीं पा रही है, वो बनाने के बजाय वो बहाने कर रही स्कूल बंद करके, शिक्षक नए भर्ती ना हो इसलिए नौकरी ना देना पड़े। और ये पता दारूवाला साहब, ये कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, अब मुंह में राम बगल में छोरी वाली कहानी है, क्योंकि आपकी मंशा नहीं है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक गरीब का बच्चा पढ़ाई कर सके। आपकी मंशा नहीं है आरक्षण देने की, आपकी मंशा नहीं है कि लोगों को नौकरी मिले। आप सोचो, अकेले रेलवे में दारूवाला साहब 17 लाख एम्प्लॉय थे 2014 से पहले। आजकल तो आप लोगों को मैं देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनको केवल झूठ बोलने की आदत है। आज पता है आपको कितने एम्प्लॉय बचे हैं? तकरीबन 4.5 लाख नौकरियां खा गए मोदी जी 18 घंटे मेहनत करके केवल रेलवे में। और बाकी जो हमारी नॉर्थन कंपनियां थी, हमारे और आपके परिवार के बच्चे नौकरी करते होंगे, उसमें आप देखते होंगे, पता कर लेना आप, चाहे अपना बीपीसीएल से लेकर के, चाहे अपना एनटीपीसी से लेकर के, सबके बुरे हालात हैं। अब वहां भी कह दो कि बहुत फेक लोग एम्प्लॉय थे, बहुत फेक संस्थान थे, इसलिए उनको बंद कर दिया जा रहा है, इसलिए बेचा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी कोई नया जो है कोई गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए, एक भी नहीं कर पाए, लेकिन केवल पीएसयूज को बेचने का काम कर रहे हैं केवल। आप मुझे बताओ कि अकेले रेलवे की मैं बात कर रहा, 4.5 लाख नौकरियां खाए हो आप। बैंकिंग सेक्टर में बैंकों का मर्जर करके आपने नौकरियां खाए, तो बताओ क्या बैंक भी फेक थे?
आप बताओ, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ तमिलनाडु, स्टेट बैंक ऑफ सर, एक हैदराबाद, सवाल आप जो तीन स्टेट टाइम बैंक पूछ की रहे हैं, सारी मैं उसका चेन जवाब भाई दूं आपको? वो सारे के सारे बैंकों का तो मर्ज चंचल करके कुमार साहब, ये तो 6 सवाल हो गए और 4 बड़े बैंकों से मर्ज करके लोगों की नौकरियां खा गए जी। तब भी आप लोग को बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हो तो आप दारूवाला साहब, अब आप बोलें सर। सर इन्होंने 6 सवाल पूछ लिए सर, 6 बोलिए। हाँ सर सुनिए ना, सब में पहले रेलवे के 4.5 लाख लोग की नौकरियां खा गए, जी। इसके बारे में मैं आपको जवाब देता हूँ। जी बोलिए। सर 17 लाख फिगर भी इन्होंने दिया, 4.5 लाख फिगर भी इन्होंने दिया, फिगर मैंने नहीं दिया। 4.5 लाख कर्मचारी कम होने के बावजूद यहाँ पे हर महीना एक ट्रेन का अनावरण किया जा रहा है। यहाँ पे यात्री पहले से ज्यादा सुरक्षित है। यहाँ पे ट्रेन की जो यातायात है ना, मैं खत्म करता हूँ सर, बीच में मैंने एक शब्द भी अरे नहीं कहा। यही तो यहाँ पे जो हास्यास्पद है ट्रेन का दारूवाला साहब, यातायात है, यही तो यहाँ पे हास्यास्पद इतनी है। आप सारी कॉन्ट्रैक्ट यातायात, बेस्ड नौकरियां रख रहे हो, यहाँ पे आप दो, तेजस ट्रेन का एक उद्घाटन सेकंड, यहाँ कर रहे पे हो, वंदे भारत जितने ट्रेन बढ़ा रहे ट्रेन हो, है, लेकिन उसमें नौकरी करने वाले संविदा पे एक काम सेकंड, कर रहे हैं, जिनकी एक तनख्वाह सेकंड 10,000 रुपए है, 10,500 रुपए, सर 12,000 सुनिए ना, रुपए तनख्वाह सर है। सुनिए ना सर, मुझे सवाल का जवाब भी नहीं ले रहे आप। बस आपने आपका एक ये नैरेटिव आप सेट करने की कोशिश की है, आप तो आपकी भाई, पार्टी ने आप तो नैरेटिव गुमराह सेट कर किया रहे है। हो। सर मैंने सुनिए ना, कहा ये सुनिए, ऑन मेरी रिकॉर्ड बात डेटा सुनिए है। आप सर, किसी सुनिए, रेलवे ऑन रिकॉर्ड कर्मचारी से डेटा पूछ मैं लेना कबूल, कि मैं आपसे गवर्नमेंट ने कबूल हूँ, पिछले मैं तो 11 आपसे सालों राजी में हूँ रेलवे में कितनी भर्तियां भैया। की हैं और कितने नेताजी, लोग मैं तो रिटायर आपसे हुए। राजी हूँ, मेरी बात सुनिए ना आप। मैं आपके साथ आर्ग्यू किधर कर रहा हूँ? मैं आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ। बेशक 4.5 लाख लोग हमने कम किए, इतना कम करने के बावजूद जो विस्टा डोम है, जो वंदे भारत है, जो आज रेल के अंदर सुख सुविधा दी जा रही है, सर वो अरे वर्ल्ड कितनी क्लास है। ट्रेनें वन सेकेंड, दुर्घटनाएं हो रही वन भाई सेकेंड, साहब। वन सेकेंड सर। चंचल कुमार साहब, उनको बोलने तो दीजिए। अश्विनी, यहाँ पे वैष्णवी जो हमारे जो मिनिस्टर फॉर रेलवे अश्विनी है, वैष्णव, जो जी हाँ। वैष्णव जी, वही मैं बोल रहा हूँ ना जी। सर। जो रेलवे की यहाँ पे स्तुति इंडिया में की जा रही है, ये बगैर 4.5 लाख लोगों के भी, राजीव सर, जिंदगी में अगर आप मुझे पूछते ना, मैं अगर आप मुझे फ्री का भी टिकट देते ना सर, मैं नहीं जाता था। आज एक आध बार मैं ट्रेन में ट्रैवल भी करूँ, क्योंकि स्टैंडर्ड सर, एक हमें ट्रेन लिया था पूना से हैदराबाद, तो उसके अंदर जो सर्विस मिली है ना सर, सर्विस, उसके अंदर वेटर आ रहे, आपके ग्लास लेके जा रहे, आपको 3 टाइम पूछ रहे आप कुछ खाएंगे क्या, ये वो। सर मुझे विश्वास नहीं हुआ, मुझे लगा मैं डिबेट करता हूँ, जमीनी हालत क्या है मुझे नहीं मालूम, शायद ये ऐसे ही कहने के लिए कह रहा हूँ, मगर मैं खुद ट्रेन में ट्रैवल किया। आई वॉज सो हैप्पी, इतनी साफ सफाई, बाथरूम इतना साफ। तो ये 4.5 लाख लोग की आवश्यकता क्या थी? पॉइंट नंबर 2 सर, जब हम बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरते ना, आप जब अब्रॉड से आते हो ना, जब आप बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतरते हो, एक छोटा एग्जांपल, दुबई से इमिग्रेशन, 2 लेडीज थे सर, इमिग्रेशन पे सिर्फ 2 लेडीज थे, चेक किया, मशीन एक्सरे से पूरा मशीन पास हुआ। यहाँ पे हम लोग टेक ऑफ किया फ्लाइट, और जब बॉम्बे में उतरे ना सर, बॉम्बे में तो जहाँ से नहीं क्या वो टर्मिनल का गेट होता है, उधर 5 लोग, आगे जाओ उधर 15 लोग, आगे जाओ उधर 500-600 लोग, यहाँ से वहां तक। फिर इमिग्रेशन के लिए, बैग चेकिंग के लिए बाहर पोर्टर्स, इतने ओवर स्टाफ करके रखा है सर एयरपोर्ट पे। जो जो चीज इनके हाथों में थी, इधर इन्हें अपने कार्यकर्ता लोग, बोगस लोग, ये लोग इतनी बड़ी गलती कर दी सर हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में बात करके। सर मैं खुद, एक पेट्रोल पंप भी है हमारा पूना के अंदर सर, पहले फोन उठाने के लिए 4 लोग, अगर आपको ऑर्डर देना है ना, फोन उठाने के लिए 4 लोग, फिर टैंकर लाने के लिए टैंकर के ऊपर 3 ड्राइवर, क्लीनर, एक्स्ट्रा ड्राइवर, इतने लोग। तो उसके बाद में रीजनल ऑफिस में जाओ तो ऑफिस के अंदर लोग भर भर के भरे हुए। सर यहाँ पे हरदीप पुरी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जब हम लोग गवर्नमेंट में आए सर, लोगों का भरना बंद कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्चुअल सिस्टम पे किया। आज ऑयल कंपनीज के क्वार्टर प्रॉफिट, क्वार्टर जो क्वार्टर रिटर्न आ रहे हैं ना सर, आज ऑयल कंपनीज सर प्रॉफिट में। इनके जमाने में बैंक जो है ऑयल कंपनी को लोन बोलते हैं ना, लोन ऑयल लेने के लिए, पेट्रोल फॉरेन कंट्री से लेने के लिए कर्जा बंद कर दिया था सर। 150 रुपए से ये लोग $150 प्रति डॉलर ये लोग ऑयल खरीदते थे, और यहाँ पे लाके 50 रुपए को बेचते थे। बिजनेस इकोनॉमिक्स तो ये लोग को 60 साल में जमा ही नहीं सर। अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, मोदी जी आ गए सर, ऑयल कंपनीज को 13 लाख करोड़, सर ये बड़ी बड़ी फिगर है, मैं आपको कहता हूँ, इतनी बड़े कर्जे में डाल दिया था। 10 साल लगे सर पेट्रोलियम कंपनी को ये कर्जे से बाहर निकाल के आज पेट्रोलियम। सर कर्जा कहाँ गया है अभी? दरवाला साहब पूरी बात बोलिए ना।
Sir, नहीं गया है अभी अभी let me finish. सर इंटरेस्ट स्टिल हैज टू बी You will make a पेड mistake. On Sir, 5 petroleum, I years. think you should not talk because I am the All India Petrol Dealer Association का Sir. प्रवक्ता भी हूँ सर मैं. मेरी बात सुनिए. Sir, Dr. Manmohan Singh's oil pool account, we still have to pay interest till 2034. क्या बात कर रहे हैं सर? अभी तक कर्जा पड़ा हुआ है. आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड. Sir, let me finish over. बोलिए, there. बोलिए, Sir, बोलिए. What the figure was? मैंने ऐसा नहीं किया कि कर्जा मुक्त हो गई ऑयल कंपनी. नहीं, मैंने कर्जा ऐसा नहीं मुक्त कहा नहीं. राजीव सर. करेक्ट you कर्जा did. मुक्त नहीं You कहा. did मैंने not. कहा- You did. मैंने Okay. कहा सर इतना बड़ा ऑयल पूल डेफिसिट था. था. बैंक लोन नहीं देती थी सर पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए, क्रूड खरीदने के लिए. बैंकों ने ऑयल बॉन्ड्स इशू करना बंद कर दिया था. जी. ये तो हमारी ऑयल कंपनी की अवस्था थी. सर आज वही ऑयल कंपनी प्रॉफिट में है. बेशक मैं मानता हूं कि 100 रुपए पेट्रोल है. कल तो एक फेक न्यूज चली थी कि मोदी जी 45 रुपीज पर लीटर पेट्रोल डीजल कम करने. उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दिया, ऑल इंडिया में वायरल हो गया. ऑल इंडिया का प्रवक्ता हूँ सर. ऑयल कंपनीज के बारे में मैं आपसे थोड़ा अच्छा जानता हूँ सर. वहाँ पे जो जॉब कटिंग किया है ना, जॉब कटिंग टोटली अननेसेसरी सर. सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सर, 150 करोड़ लोग हैं, कहाँ जाएंगे? रखे ना सर, इतने जी. लोग भर के रखे सर. आई विल टेल यू, आई एम टेलिंग यू अगेन, government is not in the job of running a business. Government is in the job of doing governance. सर उनके लिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ सर. ये कंपनीज चलाना, ये पीएसयू चलाना, ये बैंक चलाना सर, ये सरकार का काम नहीं है सर. ये काम आप मेरे जो सर- एक्सपर्ट है. एक सेकंड मेरे एक सर, मैं सवाल खत्म करता हूँ, बस एक 10 सवाल सेकंड में add-on खत्म करा करता हूँ. लीजिए, please. एक 10 सेकंड में खत्म करता हूँ सर. ये मेरी राय है. भारतीय जनता पार्टी ये कोई कंपनीज को बेच नहीं रही है सर. ये ट्रांसपेरेंट बिडिंग होता है. इसके ऊपर आप लोग जो बार बार जो एलर्जी है ना नेताजी को रिलायंस के लिए और अदानी की कंपनी के लिए सर, ये सारे जो लोग हैं ना, टाटा बिरला, ये सब बैठ के सर ये लोग ट्रांसपेरेंटली इसको बिड करते हैं. और इसके अंदर कोई भी डिस्क्रिपेंसी आई ना, हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है सर, उसके अंदर भी आप जा सकते. और एक बात समझिए सर, रिलायंस जो है उसका सबसे बड़ा प्लान तो आपके यूपी में है, नेताजी के कार्यकाल में लगा था सर. आप जो है ना थोड़ा सोच समझ के बात करिए. मैं आपको नाम नहीं रख रहा हूँ, आप बेशक जज्बात में आके बीजेपी के बारे में, क्योंकि आपको घर पे बता दिया है, जॉबलेस है. आप काम अच्छा कर रहे हो हॉस्पिटल का, मैं आपकी सराहना करता हूँ. हॉस्पिटल के विषय में भी मैं आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगा. एक बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है हमारे पुणे में, 1100 बेड का, उसका मैं डायरेक्टर हूँ, रूबी हॉल के नाम से सर. आयुष्मान का कार्ड हम ले रहे सर. यहाँ पे लोग जो आयुष्मान कार्ड लेके सरकारी हॉस्पिटल, आज महाराष्ट्र की स्थिति बता रहा हूँ सर, आपने यूपी की बताई, हमारे महाराष्ट्र की स्थिति है क्या. यहाँ पर इतने बेहतरीन सरकारी दवाखाना है, यहाँ पर अगर आप कंपेयर करें तो लोग बोलते हम सरकारी दवाखाने में जाएंगे, वहाँ की ट्रीटमेंट. Right, so can we get चंचल कुमार जी in now? वेरी गुड. तो चंचल कुमार जी से पूछे सर. अब आप चंचल कुमार जी आप बोलें प्लीज. देखिए इनके कई सारे सवाल हो गए, जवाब जवाब सवाल तो आपने पूछा था. एक तो इन्होंने बात कही कि बहुत सारा कर्जा हो गया था, 10 साल तक सरकार ने केवल कर्जे पाटने का काम किया. जब 2014 में प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो देश के ऊपर 54 लाख करोड़ का कर्जा था. और हमारे प्रधानमंत्री जी 18 घंटे मेहनत करके आज देश के ऊपर 205 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया. और इतना डेफिसिट होगा आने वाले समय में कि शायद ही देश उबर पाए, जिस तरीके से सरकारी कर्जे पे कर्जा ले रही है. दूसरी बात इन्होंने कही कि डीजल पेट्रोल के बारे में. मैं आपको बता दूं कि जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी, श्रद्धेय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो डॉलर जो क्रूड ऑयल की कीमत 108-10 डॉलर प्रति बैरल हुआ करती थी. $150. 55 से 60 रुपए में डीजल पेट्रोल मिल जाया करता था. और हमारे जो है ये प्रधानमंत्री महानुभाव जो हमारे कह सकते हैं कि जो 18 घंटे मेहनत करने वाली बात करते हैं बीजेपी वाले की प्रधानमंत्री कम सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं. 18 घंटे प्रधानमंत्री जी मेहनत करके आज 62-63 डॉलर, मतलब मैक्सिमम अप्रॉक्स $70 प्रति बैरल होगा, मुझे एक्यूरेट नहीं पता है इस समय, $80. 35-40 तक चला गया था. लेकिन आज भी डीजल पेट्रोल डबल पे मिल रहा है. तो यही है महामानव आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि 18 घंटे इनकी मेहनत देखिए. सरकार एक्साइज ड्यूटी के नाम पे कितना पैसा कमा रही है, डीजल पेट्रोल के नाम पे आम जनता को लूटा जा रहा है. और शायद मैं बता दूं दारू वाला साहब इतने अमीर होंगे,
शायद इनको फर्क ना पड़े, लेकिन ये जरूर इनको भी घर में कभी कभी डांट पड़ जाती होगी कि बताइए दारूवाला साहब, जिस पार्टी के नेता हो आप, डीजल पेट्रोल 55-60 रुपए मिला करते थे, आप कौन सी पार्टी की राजनीति कर रहे हो जो जिसने डीजल पेट्रोल को 100 पार कर दिया? गैस सिलेंडर कहां से कहां पहुंचा दिया? 400 वाला गैस सिलेंडर जो प्रधानमंत्री कहते थे कि मेरे मां की आंख में आंसू आया करते थे, हमने गैस सिलेंडर की बात की और उन्हें लोगों से सब्सिडी छुड़वाई, तो लोगों की उम्मीद थी कि कम से कम सब्सिडी छोड़ने के बाद लोगों को सस्ता गैस सिलेंडर मिलेगा। लेकिन क्या हुआ कि ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गैस के दाम डबल ट्रिपल कर दिए। इसके अलावा दूसरी बात इन्होंने कही कि हमने कोई कंपनी नहीं बेची। मैं बता दूं कि मैं ऑन रिकॉर्ड, मेरे बड़े पिताजी बीपीसीएल नैनी में कंपनी, नैनी इलाहाबाद, दारूवाला साहब नोट कर लीजिएगा आप, इसको करेक्ट करने के लिए मैं आपसे बोल रहा हूं। भारत पंप कंप्रेसर लिमिटेड, बीपीसीएल नवरत्नों में से एक कंपनी आपकी है, जिसकी इकाई नैनी इलाहाबाद में थी, इंडस्ट्रियल एरिया में। उसको में 2018 में एक 58 करोड़ की मशीन लगाई गई प्रोडक्शन के लिए और उसका बाकायदा शिलान्यास, उसका उद्घाटन किया गया और उद्घाटन के बाद वो मशीन एक दिन भी प्रोडक्शन नहीं की। उसके बाद क्या हुआ कि उसी कंपनी को ठीक 2 साल बाद प्रधानमंत्री जी ने अपने एक गुजराती साथी को 54 करोड़ रुपए में बेच दिया। केवल एक मशीन 58 करोड़ की आई थी, ऐसी सैकड़ों मशीनें उसमें थी, जिसको पूरे की पूरी मशीनें स्क्रैप के रूप में अपने एक उद्योगपति साथी को, गुजराती साथी को, दारूवाला साहब, प्रधानमंत्री जी ने बेच दिया। आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, ध्यान रखिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूं। दूसरी बात, फिर जब कोरोना आया तो वहां पे बीपीसीएल ने, जब वहां के डीएम ने कहा कि भाई कम से कम हमको गैस, ऑक्सीजन गैस की जरूरत है, तो उसी बीपीसीएल ने 2021 में काफी ज्यादा में गैस सिलेंडर बना के दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर बना के दिए। और उस ऑक्सीजन सिलेंडर के बनाने के बाद फिर जिस कंपनी ने खरीदा था, उस कंपनी ने नोटिस जारी किया कि कैसे जब मैंने परचेज कर ली थी, कैसे इसमें प्रोडक्शन किया गया, वो फिर से बंद कर दिया गया। तो आप तो केवल बंद करने के लिए जाने जाते हैं, ये जनता भी जानती है, हम भी जानते हैं। और दारूवाला साहब, मेरे खिलाफ कार्रवाई करा देना अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। नोट कर लो आप मेरी बात को। चंचल कुमार जी, झूठ नहीं बोलते हैं चंचल कुमार जी, पार्टी के लोग केवल झूठे आंकड़े और झूठ। चंचल कुमार जी और दूसरी अखिलेश यादव जी, आपने एक बात और कही। हाँ। 10 सेकंड में सर 10 सेकंड में, हाँ बोलिए। रेलवे की बात जो आती है, क्यों सरकारी नौकरियां कम की जा रही हैं? क्योंकि अपने उद्योगपति साथी को रेलवे बेचना है। जिस तरीके से पटरियां बिक रही हैं, जिस तरीके से ट्रेनें बिक रही हैं, जिस तरीके से स्टेशन बिक रहे हैं, अपने उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए सरकार किसी स्तर पे जा सकती है, लोगों की नौकरियां छीन सकती है। मैं आपको बता दूं दारूवाला साहब, ऑन रिकॉर्ड आप चेक कर लो, जो आपका 5 लाख वाला आयुष्मान कार्ड है, अगर किसी व्यक्ति को बाईपास सर्जरी कराना है तो चंदन में वो आयुष्मान कार्ड काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बाईपास सर्जरी के लिए एक कैपिंग रखी गई है, इतने तक का ही जो है स्टंट इस आपके आयुष्मान कार्ड में मिल पाएगा, वो चंदन में अस्पताल में नहीं मिल पाएगा, वो मेदांता में नहीं मिल पाएगा, वो आपके जो मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट है हमारे लखनऊ में, उसमें काम नहीं करता है। दारूवाला साहब, उत्तर प्रदेश में एक ऐसी सरकार काम कर रही है जिस सरकार को आम जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। चंचल कुमार जी, एरियल योगी आदित्यनाथ जी ने एरियल सर्वे किया कांवड़ यात्रा का एरियल सर्वे किया और उन्होंने क्लियर कट कहा कि जो भी खाना में कुछ भी इधर उधर हो गया तो सरकार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो क्या संकेत दिया है कांवड़ यात्रा का? देखिए, संकेत यह है कि सरकार पूरी तरीके से पीडीए की ताकत का एहसास हो गया है, पीडीए से घबरा गई है। अब ये सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं दंगा करा करके हिंदू मुसलमान किया जाए, इसलिए कांवड़ खेलते हैं। कभी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ठेले खुमचे रेवड़ी पटरी वालों के पे नाम लिखो कि तुम कौन से जाति के हो, कौन से धर्म के हो, तुम लिखो उस पे कि जो है कहार हो कि बढ़ई हो कि ठठेर हो कि मुसहर हो कि चमार हो कि हरिजन हो, कौन जाति का तुम लिखो। ये पंतप्रधान ने नहीं कहा कर रही है। दारूवाला साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने अस्पताल के सामने, अपने हॉस्पिटल के सामने जहां आप डायरेक्टर हो, लिखो कि दारूवाला फला जाति के हैं, तो आपको कैसा लगेगा? आपको कैसा फील होगा? लेकिन ये सरकार के में पढ़े लिखे लोग नहीं है। ये सरकार में अगर पढ़े लिखे लोग होते, देश के संविधान को मानने वाले लोग होते, अगर मनुवाद को अपने मन के अंदर पोषित नहीं होते, तो शायद ये उत्तर प्रदेश जिस रास्ते पे, विकास के रास्ते पे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने खड़ा किया था, आज उत्तर प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में खड़ा होता। मैं आपको बता दूं दारूवाला साहब, 2012 के पहले अगर
किसी गरीब के घर कोई घटना घटती थी तो बेचारा थाने नहीं पहुंच पाता था। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 ला करके उसके दरवाजे तक पुलिस को पहुंचाने का काम किया। दारू वाला साहब, मैं बता दूं आपको, रिकॉर्ड चेक करना आप, 108 102 एम्बुलेंस, पहले किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, कोई घटना हो जाती थी, 108 नहीं पहुंच पाती थी, 108 व्यवस्था नहीं थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि आपके दरवाजे तक एम्बुलेंस पहुंचाने का काम करेंगे। 102 जो आपकी गर्भवती महिलाओं के लिए व्यवस्था थी, वुमेन पावर लाइन दारू वाला साहब, जो महिला सशक्तिकरण के लिए, अगर हम बात करें आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 हो गया है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वुमेन पावर लाइन ला करके महिलाओं के हाथ में वो ताकत देने का काम किया। लेकिन आज वुमेन पावर लाइन हो, चाहे आपका डायल 100 112 बाबा ने कर दिया, जो वो सारे के सारे भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुके हैं। ये सच्चाई है, यहाँ की जमीनी हकीकत है। आप अपने बीजेपी के किसी प्रवक्ता से पूछ लेना, उसका प्रवक्ता का भी दर्द मैं जानता हूं। वो बेचारे प्रवक्ता भी धक्के खाते हैं रोहिया में आकर के, उन लोगों की मदद समाजवादी लोग करने का काम करते हैं। बट आप जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी ने नया घर जो आजमगढ़ के पास लिया, उन्होंने जो आने वाले चुनाव के लिए काशीराम जी और मुलायम सिंह जी की आइडियोलॉजी को फ्यूज करने वाले, तो क्या आपको लगता है मायावती आपके साथ नहीं आएंगे तो आप काशीराम जी से डायरेक्ट, यानी जितने वोटर्स हैं उनको डायरेक्ट संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव जी, एक नया फॉर्मूला शायद पेश कर रहे हैं? देखिए, एक बात जहां तक है आजमगढ़ को लेकर के, श्रद्धेय नेताजी हमेशा से कहा करते थे कि अगर मेरा इटावा दिल है तो आजमगढ़ में एक धड़कन है। और आपको याद होगा, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह साहब जब वहां आते थे आजमगढ़ तो कहते थे कि मेरा दूसरा घर जो है आजमगढ़ है। तो जो जिस नाम में गढ़ हो, तो समाजवादियों का गढ़ भी है आजमगढ़, जहां पे 10 की 10 विधानसभा सीटें, जहां का जिला पंचायत अध्यक्ष, जहां के दोनों लोकसभा सीटें, जहां के अधिकतर सारी सीटों समाजवादी पार्टी का कब्जा हो, समाजवादी पार्टी के लोगों का कब्जा हो, उस गढ़ में श्रद्धेय नेताजी के जो है, श्रद्धेय नेताजी का जो वचन को पूरा करने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने घर बनाने का काम किया। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने वहां पे पीडीए भवन बना करके पूरे देश में एक बड़ा संदेश देने का काम किया कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और जो अगड़ा पीड़ित है, और हमारा पत्रकार बंधु, और जो समाज के जितने भी दबे कुचले लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ है, और हम सबके दुख से जो मिलते हुए लोग हैं, उन सबके लिए एक बहुत बड़ा पीडीए का गठन किया। और उसके लिए चंचल कुमार जी, आजमगढ़ को लेके, चंचल कुमार जी एक सेकंड, काम किया गया। इसीलिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी बौखलाए हुए हैं। चंचल कुमार जी चक्कर लगा रहे हैं आजमगढ़, अभी आगामी कल परसों जाने वाले हैं जी। तो चंचल कुमार जी एक सवाल तो सुन लें, मुख्यमंत्री जी कितने, सर आप मेरा सवाल तो सुन लें। चंचल कुमार जी, अमित शाह जी ने यह कहा कि आजमगढ़ का नाम तो आप लोगों ने खराब किया, समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ का नाम खराब किया कि वहां से सिर्फ शूटर आते हैं, गैंगस्टर आते हैं, आजमगढ़ के किसी भी लड़के को इतना पैसा दे दो, किसी को भी उड़वा दो। ये आजमगढ़ की रेपुटेशन बन गई, जिसको बीजेपी ने आके ठीक किया। ऐसा आदरणीय मुख्य गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है। अब आप बोले सर। अब अमित शाह जी की बातों का आप क्या कहेंगे? अमित शाह जी कहते थे कि महिलाएं उत्तर प्रदेश में गहने लाद करके स्कूटी से घुमा करती हैं। इसी लखनऊ के अंदर, लखनऊ छोड़ दो आप, ऐसा कोई जिला नहीं है जहां आए दिन घटनाएं ना घट रही हो, बड़ी घटनाएं महिलाओं के साथ ना हो रही हो। दूसरी बात जो आपने कही, गुंडों मायावलियों की बात कही, आजमगढ़ राहुल सांस्कृतायन जैसे प्रकांड विद्वान की धरती है, अल्लामा शिबली नोमानी की धरती है, आजमगढ़ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियौत की धरती है, आजमगढ़ से बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग, कैफे आजमी की धरती है, बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। और आजमगढ़ से आपको मैं बता दूं कि श्रद्धेय नेताजी सांसद रहे। अगर हम आजमगढ़ के विकास की बात करें तो आज भी एक भी ईंट बीजेपी के लोग रखने का काम नहीं किए। अगर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, इनको जानकारी नहीं होगी, ये अपने प्रवक्ता से अगली बार पूछ लेंगे, मुझे बैठाइएगा, एक भी काम आजमगढ़ में कोई क्यों बीजेपी के लोग बता दें मुझे। केवल और केवल वहां पे अपने स्वजातीय एसएचओ बैठाए हैं जो सरेआम बेईमानी और धांधली करने का काम कर रहे हैं, और जाति देख करके अन्याय करने का काम कर रहे हैं, जाति देख करके, धर्म देख करके लोगों के साथ जो है दुर्व्यवहार करने के लिए बैठाए गए हैं। आजमगढ़ में एक भी काम नहीं किया बीजेपी के लोगों ने। और बता दूं, समाजवादी का गढ़ रहा है और आने वाले समय में रहेगा। और 2027 में आजमगढ़ से जो संदेश पूरे देश में जाने वाला है, वो बहुत बड़ा संदेश होगा। क्या बात है सर? धरवाला साहब, you want to say something? धरवाला साहब, बोलिए धरवाला साहब। देखिए, मैं हिंदी में बात करता हूँ। अगर इनका सरकार इतनी अच्छी थी और आदरणीय अखिलेश जी इतना लोगों के लिए इतना तहे दिल से काम कर रहे थे, तो आपने हमारे राम लाला
इतने साल जो वो बाबरी मस्जिद ब्लॉक थी, वहां पे आपने एक भी ईंट मंदिर के निर्माण के लिए क्यों नहीं रखी? सारे यूपी के गुंडे, मवाली, अमित सर, ये इसका सब जवाब तो आपको देना एक चाहिए। सेकंड, एक सेकंड, मैं एक सेकंड मैंने बीच में बात नहीं किया सर। आपने कभी भी एक भी ईंट, अखिलेश जी तो आए भी नहीं हमारे इनॉग्रेशन के अंदर। अरे सरकार एक का भी काम ईंट, मंदिर वन मस्जिद बनाना सेकंड, नहीं है वो दारूवाला सुनो ना, साहब। नहीं सरकार वो का है काम काम, है वो है भारतीय लॉ जनता एंड पार्टी ऑर्डर। कहती है सरकार हमारा का काम काम है है वो। शिक्षा, ये चिकित्सा, आज बिजली, हिंदू पानी, सड़क, सनातनी जनता के ये वोट मुख्य से हम मुद्दे। आए, ये ये करने का मंदिर काम मस्जिद हमारा बनाने का है। काम सरकार तो का आप नहीं है, बोलिए ना, आपको ये पता होना काम चाहिए। हमारा नहीं है, समाजवादी का काम नहीं, बोलिए ना सर, मतदाता को समझने दीजिए, अरे मैसेज जाने सरकार का काम नहीं दीजिए। है। अमित सर जी, आप सुनिए ना, इनसे पूछ लीजिए ना। बोलिए ना, ये कह रहे बोलिए हैं ना, कि समाधि क्या बोलिए ना सर, बीजेपी लीड रखा समाजवादी रहेगा? पार्टी का काम नहीं माननीय है सर्वोच्च मंदिर न्यायालय बनाना, के निर्णय बोलिए से ना। मंदिर बन रहा है। आप ये नहीं कह सकते हमने बनाया है, सर फिर सुनिए झूठ ना, बोलने का काम कर रहे हैं एक साहब आप सेकंड, एक सेकंड, चैनल एक बैठ सेकंड, करके। मैं कह रहा हूं हमारा इलेक्शन का एजेंडा, मैनिफेस्टो है क्या? राम मंदिर का निर्माण हम करेंगे, इसके लिए हमें जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया। अभी एक बात आप बोलिए, आप बोले 2027 का इलेक्शन आप होने जा रहा है, तो कृष्ण जन्मभूमि, जो हमारा कृष्ण जन्मभूमि है, जिसके ऊपर इतने साल पहले वो जो मुगलों ने जो अत्याचार किया और एक मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट किया, अगर अरे आप कहना मुगलों को चाहते छोड़ हो दो, तो एक बीजेपी और सेकेंड, मनुवादियों ने मैं कितने सवाल अत्याचार पूछ रहा किए हूं हैं? सर, जवाब आरएसएस ने दीजिए कितने ना, अत्याचार किए बोलिए हैं? ना। समाजवादी पार्टी ये मैनिफेस्टो लेकर आ रही है अमित जी 2027 बताइए, में, बीजेपी के लोग मुगलों कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं, जन्मभूमि का लेकिन इसके मंदिर का पहले निर्माण मनुवादी के करेंगे। लोगों ने कितने बोलिए, अत्याचार किए उन्हें बताते मेरे हैं। सवाल का जवाब दीजिए सर, सुनिए ना, बीच में बात मत करिए, मेरे एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए। अरे आप मुगलों को समाजवादी छोड़ो, पार्टी, एक आपके सेकंड, जो है आपकी मेरा सवाल सरकारों ने सुनिए ना, कितने मेरा सवाल अत्याचार सुनिए अनाचार कर सर, रही मेरा है। सवाल सुनिए ना प्लीज, बोलिए प्लीज बोलिए चंचल बोलिए जी, सर, बोलिए। मेरा ये सवाल है, आप ये चैनल के ऊपर सर, ये चैनल 50 लाख लोग देखते हैं सर, ये बोलिए कि समाजवादी प्रभु कृष्ण, जो हमारे भगवान कृष्ण है, उसके मंदिर के निर्माण में आप लोग ईंट लगाएंगे, आप ये मंदिर का निर्माण करेंगे, आपका ये मैनिफेस्टो रहेगा? चंचल जी बोलिए ना, कि नहीं कह सकते क्योंकि आप एक अरे विशेष सुनिए समुदाय ना, सुन के लीजिए ना, वोट बोल दे रहा हूँ लेकर आप आए हैं। दारूवाला साहब। और याद रखिए, सरकार वो का समुदाय काम ने वोट मंदिर हमको नहीं मस्जिद दिया, बनाना नहीं हमको है। वोट हिंदुओं ने आप दिया। ये बात जान आज लो, हम जो सत्ता में धर्म बैठे हमारा ना, पर्सनल आस्था जनमानस का के विषय आशीर्वाद से है। बैठे। वो आप धर्म का घोषणा दिखावा करिए, नहीं करते हम, भाजपाइयों की चंचल तरह जी मुंह में घोषणा राम बगल में करिए, छुरी नहीं रखते हम लोग। अगर आपको पता होना चाहिए मथुरा दारूवाला के साहब, मंदिर का आइए ही निर्माण आप कहा, करेंगे। सुनिए, मैं आइए ही कहता कहा, हूँ, हमारे क्या आदरणीय नेता अखिलेश यादव कृष्ण जी, जन्मभूमि का हिंदुस्तान का सबसे निर्माण बड़ा भारतीय भव्य जनता मंदिर पार्टी करेगी? केदारेश्वर, केदारेश्वर बन रहा है। सुनिए, आप आइए दर्शन करने के लिए, लेकिन हम लोग प्रचार नहीं करते मेरे भाजपाइयों की सवाल तरह। का जवाब चंचल दीजिए कुमार आप जी, मुझे मैं बताइए सुनना ना, चाहता हूँ, चंचल अमित जी कुमार जी, बताइए, सुनना चाहता हूँ। केदारेश्वर महाकुंभ मंदिर में बनने कोई में जाते बताया क्या नहीं है। उन्हें? चंचल कुमार जी, महाकुंभ में कोई जाते नहीं है। लालू यादव महाकुंभ को भला बुरा कहा और मुहर्रम भाई, के ताजिया में पेश होते हैं। मुहर्रम को नमाज अदा करने जाते हैं लालू यादव जी। राहुल गांधी जी नहीं जाते महाकुंभ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब नहीं जाते महाकुंभ। ये तुष्टिकरण कब तक चलेगा? सर ये शिलान्यास तो को नहीं अमित आए जी ये एक लोग। बात बताओ, शिलान्यास को नहीं आए, शिलान्यास को नहीं आए दारूवाला साहब। अमित जी, बोलिए। क्या आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत गंगा स्नान करने गए? मोदी जी तो गए थे, क्या मोदी। क्या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत गए गंगा स्नान करने के लिए? आप मुझे बताइए। तो क्या राष्ट्रद्रोही हो गए? मोहर्रम के ताजिया में तो नहीं गए थे आरएसएस प्रमुख। बीजेपी है कि आरएसएस प्रमुख कितनी बार स्नान किए? लालू यादव मोहर्रम के प्रोसेशन में गए और महाकुंभ में नहीं गए, राम मंदिर के पुनर्निर्माण में नहीं गए। अमित जी, आप लोग ही कमाल की बात मैं करते हैं। पूछ रहा हूं, बीजेपी भाई, ये दारूवाला हमारा- साहब पूछ रहे हैं आपसे, दारूवाला साहब पूछ रहे हैं। जब भगवान कृष्ण सुनिए प्रभु जी जन्मभूमि के में यहाँ से आपका किसी क्या मंदिर से सहयोग बुलावा रहेगा? आता है, चंचल जी प्लीज बताइए, मैं एक हम और सिंपल सा आप नहीं सवाल पूछ पहुंचते रहा हूँ तो सर। भगवान सर खुद बुलाते हैं। राम लल्ला दारूवाला साहब और चंचल कुमार जी, क्या लेकिन आपका चंचल कुमार जी एक सेकंड सर, दारूवाला साहब एक सेकंड, पूछिए ना, चंचल कुमार जी 1 सेकंड, मैं पूछ लूं सवाल। क्या हिंदू धर्म के मानने वाले आरएसएस प्रमुख नहीं है? सर एक तो गंगा सेकंड, स्नान करने क्यों नहीं गए? सर चंचल कुमार जी, दारूवाला साहब, समाजवादी पार्टी की क्या भूमिका हो सकती है कृष्ण जन्मस्थान में? सर इट्स अ पॉलिटिकल पार्टी और ये तो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है ना सर। जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देगा वहां पे भव्य मंदिर भी बन जाएगा, ऐसी क्या बात है? जब ये ऑर्डर हो जाएगा, क्योंकि अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना कर दिया है कि ईदगाह इज नॉट अ डिस्प्यूटेड प्लेस। कल ही ऑर्डर आया है सर। योर गवर्नमेंट हैज नॉट इवन बीन एबल
to see to it that the Allahabad High Court should declare the Eidgah at Krishna Janmashthan in Mathura a disputed place. अभी तो उसकी अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद जाकर के कुछ होगा ना सर. मतलब ये तो कोर्ट का ऑर्डर आएगा ना दारूवाला साहब, उसमें समाजवादी पार्टी क्या करेगी? सीधी बात है. और दूसरी चीज और दूसरी चीज हरी दारूवाला साहब, 1 second sir, allow me to finish. I have not spoken at all. दारूवाला साहब, I have not spoken at all. When the firing took place, जब कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, I was there, मैं वहीं था सर. उसके ऊपर तो हमने फिल्म भी बनाई है, मेरी आवाज भी है उसमें सर. प्राण जाहू पर वचन न जाहू, विश्व हिंदू परिषद की जो फिल्म है ना, उसमें मेरी आवाज है. ये भी आपको बता दूं, स्क्रिप्ट भी मेरा है, वो भी मेरा है. और उसको ऑर्डर देने वाले तो आदरणीय सम्माननीय नृपेंद्र मिश्रा जी थे सर. नृपेंद्र मिश्रा जी तो अभी चेयरमैन है सर राम जन्मभूमि ट्रस्ट बोर्ड के, आपके खास हैं वो तो. दारूवाला साहब क्या कर रहे हैं ये? द फैक्ट रिमेन्स, there are a couple of questions that have been asked which are very important. Number one, 27,000 schools are being closed in UP. Number two, there are lots of places in Mumbai. चल, मैं रूबी हॉल की बात नहीं कर रहा. रूबी हॉल को तो अभी अभी अवार्ड मिला है जहां पर आप डायरेक्टर हैं. Congratulations to you. We have not congratulated you. You are running a great hospital. जबरदस्त काम कर रहे हैं सर आप. लेकिन बहुत हॉस्पिटल्स यहां पर भी हैं मुंबई में सर, जो आयुष्मान कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे. कहते यार 2 साल से बिल नहीं भरा है यार, क्या करें? अब दारूवाला साहब, प्लीज टेक दिस क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे. इसके ऊपर जरा पॉजिटिव तरीके से करिए सर. आयुष्मान कार्ड को लेकर के लोग परेशान हैं. मैं मजाक नहीं कर रहा हूं. जो अभी अभी चंचल कुमार जी ने बोला, ठीक है वो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन है तो भारत के नागरिक. आपको इसको जरा पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड को ठीक करिए. दारूवाला साहब, अब आप बोलें सर प्लीज. एग्जैक्टली राजीव सर, मैंने ये नहीं कहा क्या कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट जाके आप क्या कहेंगे. मैंने ये कहा जो कृष्ण जन्मभूमि न्याय समिति है उसका मैं मेंबर हूँ, मैं काफ़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ. और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस को ये शब्द दिया है क्या वहाँ पर जहाँ पे मंदिर को ऊपर ये गुम्बज लगा के उसे मस्जिद बनाया, उसे हम रिस्टोर करेंगे. बेशक ये चीज आज कोर्ट में है, सर ईदगाह बनाया सर, मस्जिद निर्णय आएगा. 1 second सर, ईदगाह मस्जिद में फर्क होता है सर. एनीवे प्लीज गो अहेड. कमिंग टू दैट आल्सो, आई एम सेइंग दैट इज नॉट माय मैनिफेस्टो. ये हमारे हृदय से बात निकलती है, भारतीय जनता पार्टी के हृदय से बात निकलती है. माननीय इंद्रेश जी, हमारे सारे आरएसएस वाले यही काम पे जुटे हैं. यूपी के अंदर जो लॉस्ट ग्लोरी है सर, ये कन्वर्जन जो हुआ, ये मुगलों का आक्रमण जो हुआ, ये सिर्फ यूपी में हुआ, नॉर्थ में हुआ. साउथ में वो लोग जा नहीं सकते सर. बाकी जो हिंदुओं की एकजुट है ना, एक टेम्पल सर हेरिटेज आज साउथ में मेंटेन है, नॉर्थ में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर मीन्स मैं इनके बारे में नहीं कह रहा हूँ, नॉर्थ के अंदर ऐसे बिकाऊ लोग थे. आज भी ये लोग देखो, आज विरोध जो सर यादवों को तो आप कथा भी नहीं सुनाने दे रहे सर. यादवों को तो आप कथावाचक भी नहीं बनने दे रहे सर. क्या बोल रहे हैं सर? ये नहीं करना चाहिए. मैं तो सहमत बट चंचल कुमार जी कह रहे हैं कि बीजेपी के एजेंडा मैनिफेस्टो में है, कृष्ण जन्मभूमि है, उससे पहले काशी विश्वनाथ था, राम मंदिर है, कॉरिडोर. आपके एजेंडा में क्यों नहीं है? ये दारूवाला साहब पूछ रहे हैं आपके. समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्यों नहीं? हिंदुओं के दिल से आप लोग जुड़े नहीं हो, हिंदुओं के नाल से आप जुड़े नहीं हो. आप एक विशेष समुदाय को जो है आप प्लीज करने में, अपीसमेंट पॉलिटिक्स, यानी आप एक लोगों को खुश करने में लगे हो सर. वो 10, 20, 15 तक का वोट से आप सत्ता में नहीं आ सकते. माननीय नेताजी से कहिए क्या जैसे योगी जी हार्डकोर सनातनी है, हमारे मुद्दे को लेके चलिए, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करिए सर. जब जाके लोग आपकी बात को चंचल कुमार जी, वन फाइनल वर्ड फ्रॉम यू. चंचल कुमार जी, आपको आह्वान किया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने में भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए. बोलिए सर. 5 से 3 बनाओ. ये संविधान विरोधी लोग हैं. मैं सच पूछे तो ये संविधान की आत्मा को लगातार चोट पहुंचाने वाले लोग हैं. ये शायद दारूवाला साहब अस्पताल चलाते होंगे, कुछ करते होंगे, लेकिन दारूवाला साहब आप संविधान सुनिए, संविधान के प्रेम्बल को पहले पढ़िए. हिंदुस्तान एक धर्म निरपेक्ष देश है. सुनिए, ब्रिटिश की छोड़ी हुई औलाद है सर, सुनिए, इसको आप जो है, मैं बता दूं, इनके खिलाफ तो FIR होनी चाहिए. और यहाँ पे हिंदू धर्म की जो मांग करने वाले लोग हैं, जो हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग हैं, इनसे पूछो. पहली बात तो आधी आबादी को हक नहीं देना चाहते थे ये. इनसे पहले पूछिए, ये इस जो मनुस्मृति है वो उसको लागू कराना चाहते हैं. बस उधर घूम घूम लेकिन समाजवादी लोग
ये कभी नहीं होने देंगे। जी राइट दारू वाला जेंटलमैन, साहब। थैंक यू वेरी और मच। जो भी संविधान से छेड़छाड़ करेगा, हमारे देश की गरिमा के साथ, देश की जो संविधान, जो हमारा प्रेम्बल साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करोगे आप, तो समाजवादी लोग मानने सर वाले नहीं है, आपका सर विरोध करेंगे सर सुनिए, और आपको सबक उत्तर सिखाने का भारतीयों काम की करेंगे। और बम्बई में क्या समाजवादी हालत हो रही लोग है उसके बारे में देश बात करिए। बचाने के लिए हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, हमारे राष्ट्र सर फर्स्ट है, आपके आबू आपके लिए आदमी कुछ क्या कर कहने रहे के हैं लिए। उसके बारे में बोलिए ना। जी राइट, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। चंचल कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much. Ali Darwala साहब, always a pleasure talking to you, and I love the way you needle everybody And when you're on the show. This is fantastic. You really have learned. You can't pin down दारूवाला साहब, आप उसको उनको पिन डाउन नहीं कर सकते। He'll fight दारूवाला back. साहब जवाब नहीं मोहम्मद अली। देंगे, दारूवाला साहब अटैक करेंगे, यू नो, गुरिल्ला टैक्टिक्स। ये असली मैं सच बोल रहा हूँ, असली शिष्य हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जबरदस्त सर। नेवर मीट अ गाय हेड ऑन, turn around, attack from the back, guerrilla tactics, really and truly lovely. But by the way, just for your information, जहाँ तक कि कृष्ण जन्मस्थान का सवाल है, वो जो मंदिर तोड़ा था ना सर, वो सवाई अपने क्या नाम है उनका, सवाई जयसिंह ने बनाया था। इट वॉज अ 5-story टेम्पल, औरंगजेब ने तोड़वा दिया था उसको। तो एंड इन स्पाइट ऑफ दैट सवाई जयसिंह रिमेन्ड हिज कमांडर इन चीफ, बट द फैक्ट रिमेन्स कि वो ईदगाह है सर। और funny part is I still don't know what the dispute is all about. I don't even know who are the lawyers over there. If I had been the lawyer there, because I've done a lot of research on this subject, I would have simply showed one document. दारूवाला साहब, this is for your information. आप कृष्ण जन्मस्थान न्यास के आप मेंबर हैं, तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को देखिए सर, सिर्फ ओनली वन डॉक्यूमेंट। सर जो ईदगाह है ना, मेरी बात सुन लीजिए सर। सर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान में रखिए। हम पुराने लोग हैं सर, मैं बहुत पुराना आदमी हूं यहाँ पे। सर जो ग्राउंड वाटर है और ग्राउंड वाटर का जो बिल है और ग्राउंड का जो टैक्स है, वो कृष्ण जन्मस्थान मंदिर का जो ट्रस्ट है वो देता है, और ऊपर ईदगाह है। समझ गए सर? जमीन किसकी है? कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की, और ऊपर ईदगाह है। तो सर डिस्प्यूट क्या है मुझे ये बताइए। और नीचे उग्रसेन का किला है, और नीचे श्री कृष्ण जी का जहां जन्म हुआ वो कालकोठरी है। तो आप मुझे बताइए डिस्प्यूट कहां है? सर डिस्प्यूट अयोध्या में था, काशी विश्वनाथ में और कृष्ण जन्मस्थान में तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। तो मतलब मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। और तो और छोड़िए सर, औरंगजेब का फतवा है नेशनल आर्काइव्स में कि इसको तोड़ा जाए, उसके बाद डिस्प्यूट क्या बचा? हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। एनीवे अप टू यू सर, कुछ बोलना चाह रहे थे आप जाने के पहले? दारूवाला साहब Exactly, मैं ये कहना चाहता हूँ, विचारधारा ये लोग डंके के चोट पे क्यों नहीं कहते? ये सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ ओपनली, एक विशेष समुदाय को प्लीज करने के लिए 60 ईयर से उनकी जो चपाती है ना, उनकी जो भाकरी जो है ना, मराठी में बोलते हैं, उनकी भाकरी वही आग पे वो लोग सेक रहे थे। मगर आज मुसलमान जो है ना सर, ये बहुत सूझबूझ, बहुत ज्यादा होशियार हो गया। वो ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में नहीं मानता। अगर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी होनी रहती ना, तो उस दिन ऑपरेशन सिंदूर जिस दिन हुआ ना सर, उस दिन ये देश के अंदर सर में क्या राइट्स होते थे हिंदू मुस्लिम। सर एक भी गोली नहीं चली, एक भी लाठी नहीं चली, और जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक हुआ उसकी जय जयकार करने के अंदर मुसलमान अग्रेसर था, आगे था। अब मुसलमानों को लोग फंसा नहीं सकते, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। और जो मेहनत इंग्रेज जी ने और हमने जमीनी तौर पे किया है ना सर, लेफ्ट राइट सेंटर मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं। और आने वाला इलेक्शन, ये देश का इलेक्शन, हिंदू राष्ट्र ये मुसलमान के सहयोग के साथ होने वाला है। लेकिन दारूवाला साहब चलते चलते ये तो बता दें, चलिए कृष्ण जन्मस्थान की तो बात बाद में आएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ जहां पर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, सबसे पहला ज्योतिर्लिंग, द होलिएस्ट ज्योतिर्लिंग, शिवा's presence on the earth, which is why Varanasi is the eternal city. It is a city older than any other city. It is the oldest living city in the world. वो कब होने वाला है सर? Impeccable. क्या सर कुछ बोल रहे थे? No, I would not argue because your knowledge on Ramayana, Mahabharata is impeccable. Means we really need to take inspiration from you, sir. Thank you very much, sir. But my point is, काशी विश्वनाथ कब बन रहा है सर वहां पे? एक बार पुनः स्थापना कब होगी ज्योतिर्लिंग की? ये सर हमारे मैनिफेस्टो के अंदर नंबर 1 प्रायोरिटी सर काशी विश्वनाथ को है। वो करे सिवा मोदी जी चैन नहीं लेंगे
योगी जी 24 घंटा इस पे लिखे हैं, there are certain hurdles from the judiciary, it will be overcome, you have got the best mind working on it, और प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपकी Why इच्छा, don't you मेरी talk to the इच्छा, Muslims? हिंदुस्तानी की इच्छा, ये हिंदुस्तानियों की इच्छा, सनातनियों की इच्छा पूरी हो जाएंगी सर। Sir, best thing is to talk to all the Muslims over there who are objecting कि भाई तुम्हें क्या Exactly, I was objection going to tell you है? that only. I was वो क्या telling you that objection only. है? I am reasonably certain they'll support it now. क्या है उसमें? सबको मालूम है। अरे नंदी नंदी अरे नंदी महाराज की जो शक्ल है जिस तरफ है वहां पे शिवलिंग ही होगा और क्या होगा आप खुद बताइए ना। बट I don't think it's सब कह रहे हैं difficult. कि एजेंडा में टॉप मोस्ट में है एंड दे आर वर्किंग Topmost टुवर्ड्स में इट। I hope so. एब्सोल्युटली है। I hope you don't need to depend on the मोदी judiciary. साहब चैन से सोएंगे नहीं जब तक होगा नहीं। दैट्स व्हाट दारूवाला सेड। Right. So Kashi Vishwanath, very very soon. Thank you very much, Ali Daruwala Sahab. Thank you very much. Great pleasure as जय always हिंद, talking जय to you. महाराष्ट्र। Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Sri Ram. Thank you, sir. Well, so Chanchal Kumar Sahab, well, he presented the Samajwadi Party's normal agenda because that's the way they talk, except for the fact that 4.5 lakh jobs cut in railways, which is quite true. A hell of a lot of jobs cut in in all sorts of other places. Jobs cut, but you need to understand when Daruwala Sahab says that Vande Bharat increase हो गया, look at the amounts. जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से रेलवे सिस्टम आगे बढ़ गए, ऐसे जगह पर which is fine. expansion is so much. Pradeep ji, the Good only facilities are so much. Yeah, the only problem is you have to balance the two because in the sense that all those 4.5 lakh jobs which have been decreased, the fact remains, and the other jobs which have been created, the other jobs that have been created are on contract. Number one. Number two, the other thing also is, now here I disagree with the Samajwadi Party. Railways ke andar, you know the railways quite well, I also know the railways quite well. At one time, railways, it is absolutely true, used to be overstaffed. There's no doubt about it. So is the case with so many other PSUs. People never used to work. 10-10, 12-12 लोग इधर से उधर फिर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, and whereas efficiency is great, but you are 150 crore people. You have to find jobs for people. अब आप लोगों के लिए जब तक नौकरियां नहीं ढूंढेंगे, जब तक नए नए कारोबार आप लोगों के लिए शुरू नहीं करेंगे, so this discrepancy will always remain. So Samajwadi Party will be able to in a sense get to the people who have lost jobs. And BJP will get to the people who created jobs there. That's right. So it all depends upon that. New Vande Bharat. अभी जिस प्रकार से शक्तिपीठ है, शक्तिपीठ हाईवे connecting all the pilgrimage centers of Maharashtra. It's a great idea, but initially it's finding a protest from the farmers. That seems to be motivated. Now, if it comes on, if it comes through, Nagpur से लेकर Goa and connecting all the holy sites of Maharashtra, look at the roaring tourism that is going to be created out there. लेकिन जहाँ तक फार्मर्स का सवाल है, प्रदीप जी एक चीज याद रख लीजिए, अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, they won't get good value for their land. They should. सीधी बात है, they should protest. Everything is happening. I mean, प्रदीप जी ऐसा है, प्रदीप जी ऐसा है, भारत में जब तक आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप चिल्लाएंगे नहीं, मोर्चा नहीं करेंगे, सड़क पे नहीं आएंगे, आपकी कोई बात सुनेगा नहीं. Otherwise, they will just steamroll you. So the farmers are very right to protest. When they get a good price, they will stop protesting. It's as simple as that. They will get their price. The worker, they connected the major जो highway है समृद्धि मार्ग में. It was, and the farmers. Sir, as Nitin Gadkari ji said. Farmers जैसे डायलॉग है कि उस समृद्धि हाईवे से सब लोग समृद्ध हो गए. समृद्ध हो गए because the farmers would never have got that much of money in about 30 years. Yes. They got it immediately. So as a result of which you have to protest. ये भारत है भाई. डेमोक्रेसी में यही होता है. डेमोक्रेसी में आपको अपनी आवाज उठानी है. अगर आप अपनी आवाज नहीं उठाएंगे, अगर आप अपनी आवाज जो है बुलंद नहीं करेंगे, कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है. It's a democracy. At the end of the day, you have to fight for justice and grab justice for yourself. Nobody's going to give it to you. You have to fight it for yourself. That's right, absolutely. And in the meantime, I hope this thing about Hindi versus Marathi dies down. I hope this Hindi versus Marathi is over now. मैं उम्मीद यही कर सकता हूँ कि भैया ये बहुत हो गया. कोई भी महाराष्ट्र में रहने वाला कभी हो नहीं सकता कि मराठी का सम्मान ना करे. ये नहीं हो सकता सर. So I think they've achieved whatever they wanted to achieve, and now I hope everything dies down. Everywhere. मोर्चा भी हो गया. सर भाई आपने दिखा दी ना, अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी. आपने इतना बड़ा मोर्चा आप लेकर के आए, बड़ा जबरदस्त है. Fantastic. Well, that's it. That's just about it as far as tonight's show is concerned. आज के शो में सिर्फ इतना ही. और भाई अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो प्लीज सब्सक्राइब करें. Please do subscribe to the channel. The fastest growing channel of the nation. Listen now. और वो बेल आइकन जो है उसके ऊपर जरा क्लिक करें. वो घंटी भी बज गई है. तो प्रदीप जी ने जैसे कहा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल ऑफ द नेशन नाउ. और अपने कमेंट जरूर भेजें.
Please do send in your comments, especially with regard to Marathi versus Hindi on Krishna Janmashthan, on Kashi Vishwanath. दारूवाला साहब कहते हैं कि बहुत जल्दी होगा, और दारूवाला साहब तो मतलब 10 कदम आगे चले जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ पे तो मतलब हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। तो आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या समझते हैं? और समाजवादी पार्टी वाले चंचल कुमार साहब कहते हैं कि जो भी हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है उसको जेल में होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो आप लोग इसके बारे में क्या समझते हैं? ज़रूर अपने कमेंट्स भेजें। प्लीज़ डू सेंड इन योर कमेंट्स and I would love to read them out over here. So would Pradeep ji. So please do send it to us. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों को नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय, जय हिंद।